Yes, friends. Good afternoon. Sorry, good evening, everyone. Good afternoon को या गुड इवनिंग को जो भी है मिडिल में ये क्या हाल है? गुड नाइट पण म्हणा आता झोपून टाका आपण. चलो कैन वी स्टार्ट? तो वी हैव कंप्लीटेड विद दिस पब्लिक फाइनेंस क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने यूनिट नंबर 3 एंड 4 के वी आर गोइंग टू डिस्कस. मनी मार्केट में 3 यूनिट है वैसे जो मैं फिलहाल पेंडिंग रख रहा हूं. ओके क्योंकि इसके थियरीज वैसे मॉनेटरी पॉलिसी हमने डिस्कस करा हुआ है लेकिन ये मनी सप्लाई मनी डिमांड इसके जो थोड़े थियरीज जो है थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है. कॉम्प्लिकेटेड नहीं वैसे इजीली डाइजेस्टेबल नहीं है. ओके तो बिफोर दैट आई एम कंसिडरिंग टू स्टार्ट विथ इंटरनेशनल ट्रेड जो मोर इंटरेस्टिंग है मेरे हिसाब से. लेकिन इसमें भी ये जो सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टू सम एक्सटेंट इंटरेस्टिंग है. फर्स्ट तो इंटरेस्टिंग नहीं है. ये स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी है जो रियल वर्ल्ड में एज सच ज्यादा अप्लाई नहीं होती. जस्ट दीज आर द थ्योरीज जो हमें कंसेप्ट समझना है थ्योरी क्या है एंड हमें रीड करना है. ओके बाकी के जो टॉपिक्स है वो इंटरेस्टिंग है. ओके स्पेसिफिकली ये यूनिट नंबर 4 एंड 5 दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग. यूनिट नंबर 3 जो हिस्ट्री है हिस्ट्री इन द सेंस अब तक जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो मीटिंग्स होते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो है तो उनके बारे में दिया है कि कब मीटिंग हुआ है कब वो फॉर्म हुई थी उससे पहले क्या था उसमें क्या डिस्कशन होता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके चलो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स व्हाट? नेम इटसेल्फ सजेस्ट व्हाट डू मीन बाय इंटरनेशनल ट्रेड? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री. बराबर ना? व्हाट अबाउट सर्विस? क्या सर्विस बाहर की कंट्री अपने यहां पे दे रही है तो वो भी इंटरनेशनल में आएगा? डेफिनेटली. सिंपल वर्ड्स में ट्रांजैक्शन any transaction it might be relating to goods or service from one country to another country, right? यानी कि अपने कंट्री से गुड्स बाहर जा रहे एक्सपोर्ट दैट इज आल्सो इंटरनेशनल ट्रेड. बाहर से अपने कंट्री में गुड्स आ रहे इंपोर्ट दैट इज आल्सो इंटरनेशनल ट्रेड. हम यहां से बाहर जाके सर्विस दे रहे दैट इज आल्सो इंटरनेशनल ट्रेड. बाहर से कोई हम पर्सन को यहां पे बुला करके सर्विस ले रहे दैट इज आल्सो इंटरनेशनल ट्रेड. अब जापान से हमने इंडिया में वो टेक्नोलॉजी लिया है रिलेटिंग टू कौन सी टेक्नोलॉजी लिया है? बुलेट ट्रेन, राइट? तो बाहर से अब ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं लिया इनफैक्ट दे आर डेवलपिंग अ बुलेट ट्रेन फॉर अस, राइट? तो इंटरनेशनल ट्रेड है. बराबर. बताइए इंटरनेशनल ट्रेड एज कंपेयर टू लोकल ट्रेड सिंपल है कॉम्प्लेक्स है? कॉम्प्लेक्स है. क्यों? व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव टू कंसीडर? क्यों कॉम्प्लेक्स क्यों है? जैसे इंडिया में सेल करेंगे बायर सेलर वैसे ही इंटरनेशनल ट्रेड में होगा. मैं सिर्फ बाहर से कोई जापान की पार्टी है उसको फोन करके कहूंगा इतने गुड्स भेजो वो भेज देगा. यहां से पेमेंट करेंगे. व्हाई इट इज कॉम्प्लेक्स? टैक्सेस. विच टैक्सेस? अच्छा टैक्स लॉ कह रहे हो आप, राइट? इंडिया का टैक्स लॉ अलग उनका यहाँ का टैक्स लॉ अलग. हो सकता है कि वो गुड्स पे इनडायरेक्ट टैक्स लगा रहे जिसके बारे में हमें पता नहीं, राइट? सपोज उन्होंने प्राइस कोट किए 1 करोड़ बाद में पता चला कि उनके यहाँ पे 50% टैक्स था 1.5 करोड़ इफेक्टिवली प्राइस आ रही. तो अपने कंट्री के टैक्स लॉ अलग उनके कंट्री के टैक्स लॉ अलग. अगर मैं किसी दूसरे कंट्री के साथ डील कर रहा हूं ट्रांजैक्ट कर रहा हूं तो उनके टैक्स लॉज भी पता होने चाहिए. बराबर. नॉट ओनली टैक्स लॉज ऑल अदर लॉज इवन वो गुड्स सेल करने से रिलेटेड बाय करने से रिलेटेड कंप्लायंस कंपनी लॉ हमें पता होना चाहिए, राइट? नहीं तो ऐसा ना हो कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं एंड बाद में पता चला कि कोई उनके लॉ हमने वायलेट किया है जिसके तहत हमें पेनल्टी लगी है 100 करोड़ की, राइट? तो जब भी हम किसी फॉरेन कंट्री के साथ डील कर रहे हैं, अब फॉरेन कंट्री डील इन द सेंस आई एम नॉट सेइंग अ सिंगल ट्रांजैक्शन, नॉर्मल ट्रांजैक्शन जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज का एवरीडे एक्सपोर्ट होता होगा बहुत सारे मटेरियल्स इंपोर्ट होते होंगे. तो हमें उन जिस कंट्री में जहां पे हम भेज रहे हैं वहां के सारे लॉस पता होने चाहिए, राइट? तो बिकॉज ऑफ आवर ट्रांजैक्शन अगर वहां का कोई लॉ हम ब्रेक कर रहे हैं तो ह्यूज फाइनेंशियल कॉस्ट इनकर हो सकता है अपनी कंपनी को. तो लॉस पता होने चाहिए. और क्या? फॉरेन करेंसी अवेलेबिलिटी उसका फ्लक्चुएशन एक्सेट्रा, राइट? तो से एज एन एग्जांपल आज हमने गुड्स एक कोई इंपोर्ट करा है से जिसकी प्राइस है $10 लाख. आज का एक्सचेंज रेट क्या है?
पता नहीं, मान के चलते 80 रुपीज, 80 रुपीज के आसपास है वो, ऊपर नीचे, ठीक है। $1 80 रुपए का आता है, ओके। तो ये भी एक्सचेंज रेट के ऊपर में डिटेल चर्चा करने वाले यूनिट 4 में, ठीक है, कि एक्सचेंज रेट का सिस्टम कैसे होता है, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट कोट, इनडायरेक्ट कोट करके होता है, कौन से कंट्रीज में किस तरह का एक्सचेंज रेट फॉलो होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देयर आर टू टाइप्स, फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, फिक्स एक्सचेंज रेट। तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक आरबीआई का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओके। तो उसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे यूनिट नंबर 4 में। तो सपोजिंग एक्सचेंज रेट टुडेज इज $1 इज 80, मतलब अपनी लाइबिलिटी कितनी है, 80 lakhs, 80 lakhs नहीं, इनफैक्ट 8 crores, 8 crores रुपीज लाइबिलिटी है, 80 crores नहीं, 8 crores, इज इट राइट। 10 into 80, 800 lakhs, तो 8 crores अपनी लाइबिलिटी है। आज हमने इंपोर्ट करा है रॉ मटेरियल या कोई प्लांट एंड मशीनरी, सप्लायर ने हमें 3 मंथ्स का टाइम दिया है क्रेडिट पीरियड पे करने के लिए। तो 3 मंथ्स के बाद एक्सचेंज रेट क्या होगा हमें पता नहीं, बराबर। आज हमने इंपोर्ट किया है, तब वैल्यू थी 8 crores लायबिलिटी अपनी, राइट। बिल जो मिला है वो $10 लाख में मिला है। अब 3 मंथ्स के बाद अगर एक्सचेंज रेट हो $1 इज इक्वल टू 90, दैट टाइम आई विल बी लैंडिंग अप पेइंग 9 crores, बराबर। तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ का नुकसान हुआ ओनली बिकॉज ऑफ फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन, राइट, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन कह सकते हैं। ऑन द कंट्री ये भी पॉसिबिलिटी है कि $1 की प्राइस 70 रुपीज हो, तब दैट टाइम आई विल बी लैंडिंग अप पेइंग ओनली 7 crores, तो 1 करोड़ का प्रॉफिट भी हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी प्रॉफिट की भी है, लॉस की भी है। मींस कैन आई से देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्व, राइट। सो इट मींस एक्चुअल में जब फ्यूचर में पे करना है, आई एम टोटली ब्लाइंड अबाउट द लायबिलिटी, क्या लायबिलिटी आएगी फ्यूचर में वो पता नहीं। तो दिस इज द बिगेस्ट रिस्क, एंड ये फॉरेन करेंसी एवरी नाउ एंड देन कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, ओके। तो जब भी हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमें बहुत ध्यान से ये फॉरेन करेंसी रिलेटेड हमें प्रेडिक्ट करना रहता है, उसके हिसाब से हमें बहुत सारे स्ट्रैटेजीज बनाने रहते हैं, टू सम एक्सटेंट आपके सिलेबस में है, ओके। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जो हमें कंसिडर करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस एन नंबर ऑफ पॉइंट्स, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो सकता है, लोकल अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पे इंपैक्ट क्या होगा, अगर मैं सारे गुड्स रॉ इंपोर्ट करके लूं तो हो सकता है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के ऊपर हैम्पर हो, उसकी वजह से यहाँ के लोकल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पे प्रॉब्लम आ रहा है। तो एन नंबर ऑफ फैक्टर्स वी नीड टू कंसिडर, बट मोटा मोटी ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो हम इंटरनेशनल ट्रेड में कंसिडर करते हैं, राइट। चलिए, बिफोर स्टार्टिंग विद द थियरी, लेट्स गो विद द इंट्रोडक्टरी पार्ट। हमें यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड क्या है वो देखना है, थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड अगेन सम इंपॉर्टेंट थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये क्या है, दोनों तो सेम ही है वैसे। इंट्रोडक्शन। International trade is exchange of goods and service as well as resource between countries. It involves transaction between residents of different countries. If there is point on which economists agree, it is trade among nations makes the world better off. Now because of international trade we can say whole world is one market now. बराबर। International trade reduces production cost, improves living standard of the people. क्योंकि वो जो फॉरेन से हम टेक्नोलॉजी यहाँ पे लेकर के आएंगे, नई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग करने की, तो हो सकता है अपना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है, राइट। द फॉरेन प्रोड्यूसर ऑल्सो बेनिफिट्स बाय मेकिंग मोर सेल्स देन इट कुड बी सेलिंग सोलली टू वन ओन मार्केट एंड बाय अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज करेंसी दैट कैन बी यूज्ड बाय इटसेल्फ और अदर्स इन कंट्री टू परचेज फॉरेन मेड प्रोडक्ट्स। ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। International trade is an integral part of international relations and has become an important engine of growth in developed as well as developing countries. अब यहाँ पे benefits are being given, ये important है। इंटरनेशनल ट्रेड के बेनिफिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, इसके ऊपर एमसीक्यू फ्रेम करके क्वेश्चन आएगा। मींस आउट ऑफ फॉलोइंग व्हाट ऑल आर से बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और व्हाट इज बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो 3 डीमेरिट देंगे, एक बेनिफिट देंगे, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि इंटरनेशनल ट्रेड का इंपैक्ट बेनिफिट जो दिया हुआ है उस पे, मतलब जो डीमेरिट्स है वो है या बेनिफिट। तो आपको सेंटेंस रीड करके आइडेंटिफाई करना है कि वो मेरिट है या डीमेरिट है, ओके। तो क्या क्या हो सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के बेनिफिट। फर्स्ट, पावरफुल स्टिमुलस ऑफ इकोनॉमिक इफिशिएंसी एंड कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। कहना से जब भी हम इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे तब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अब 1990 तक अपनी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी थी, पता है आपको, 1990 तक अपनी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी थी।
तो उसकी वजह से बाहर के कोई कंपनी कंपटीशन देने के लिए यहाँ पे नहीं आ रहे थे, तो हर सेक्टर में अपने प्रोडक्ट की जो क्वालिटी थी वो डाउनवर्ड थी या कोई इनोवेटिव था नहीं। सिंपल अगर कार सेगमेंट ले तो उस टाइम कार कौन सी फेमस थी? एक टाइम में मारुति हो सकती है, एम्बेसडर वाज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट प्रीमियम कार दैट टाइम, राइट? तो उस टाइम अगर किसी पर्सन के पास एम्बेसडर हो तो दैट पर्सन वाज कंसिडर्ड टू बी अ रिच पॉलिटिकल पर्सन, राइट? तो उस टाइम कंपटीशन था ही नहीं ना फॉरेन सेगमेंट से या फॉरेन कंपनी से। अब देखिए एम्बेसडर है भी है नहीं, आपने कभी देखा है एम्बेसडर आज के डेट में? आज के डेट में एज सच मार्केट में एज अ सेल वी डोंट सी, व्हाई? बिकॉज ऑफ फॉरेन कंपनी इतने अच्छे अच्छे क्वालिटी के कार सेल कर रहे हैं। अब इंडियन कंपनी कौन सी हो कार सेगमेंट में? मारुति एक है और टाटा एक है, राइट? अब टाटा भी एक जमाने में ये सेक्टर में इतना एग्रेसिव नहीं थी। इंडिका उन्होंने लॉन्च करी थी, इंडिका इतनी नहीं चली थी उस टाइम, राइट? इंडिका विस्टा चली थी उस टाइम शुरुआत में, लेकिन अपार्ट फ्रॉम इंडिया कैन हार्डली इंडिका हार्डली 2-3 कार रहेंगे उनके जो इतने नहीं चले थे वैसे, राइट? सफारी एक चली थी। बट नाउ जब उन्होंने जैगवार एंड रेंज रोवर अक्वायर किया है तो वो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तब जाके टाटा मोटर्स का भी सेल जबरदस्त बढ़ रहा है। तो फॉरेन कंपनी की टेक्नोलॉजी लेकर के नाउ दे आर एग्रेसिव इन कार सेगमेंट। पर ये दो कंपनी छोड़ो अगर, तो देखिए बाकी के सारे कंपनीज कितने फीचर्स देते हैं, होंडा हो, रेनॉल्ट हो, या जो भी एन नंबर ऑफ कंपनीज आते हैं, तो वो ये सारे फीचर्स दे रहे, कंपटीशन दे रहे। इसकी वजह से अपनी यहाँ पे कंपनी मारुति वगैरह वो भी बहुत सारे फीचर्स दे रहे, लेकिन अर्लियर एज सच कंपटीशन कोई बाहर की कंपनी का था ही नहीं। तो इनोवेशन करने के लिए, इन्वेंशन करने के लिए कोई स्कोप ही नहीं था, बराबर? तो इकोनॉमिक ग्रोथ कब होगी? जब बाहर की कंपनी उनकी टेक्नोलॉजी यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे जब वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो एक तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करेंगे एंड वो टेक्नोलॉजी हम यूज करके हम और ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। अब कार सेगमेंट की बात करें तो आपको पता रहेगा कि कार डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं कर सकते हम, ओके? मींस से टेस्ला, अब टेस्ला क्या डायरेक्टली यहाँ पे इंडिया में सेल कर सकता है? नहीं कर सकता, हमने अलाउ ही नहीं किया है, कंडीशन रखी है। टेस्ला ऑल्सो कंसिडरिंग, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा मार्केट है एंड कार सेगमेंट में तो बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया में, तो टेस्ला वांटेड टू सेल देयर कार्स इन इंडिया। इंडियन गवर्नमेंट ने उनके सामने एक कंडीशन रखी कि आप इंडिया में आकर के सेल करो, लेकिन इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होना चाहिए। आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चर्ड कार इंडिया में सेल नहीं कर सकते। जितने भी कार्स अभी इंडिया में आते हैं वो डायरेक्टली वहां से मैन्युफैक्चर करके इंपोर्ट नहीं होते। जितने भी कंपनीज है, होंडाई सेम कंडीशन रखी थी, होंडाई का प्लांट इंडिया में जब जाके इंडिया में सेल हो रहा है, ओके? मर्सिडीज का भले प्लांट नहीं है लेकिन उनका जॉइंट वेंचर है इंडिया में, ओके? थ्रू जॉइंट वेंचर दे आर सेलिंग। हमने कंडीशन ही रखी है, क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो आप, ओके? आप वहां पे मैन्युफैक्चर करोगे एंड यहाँ पे सेल करोगे, मतलब पैसा किसका ले रहे हो? हमारे लोगों का ले रहे हो। पैसा कहाँ लेकर के जाओगे? इंडिया के बाहर लेकर के जाओगे। हम अलाउ ही नहीं करेंगे, अपनी गवर्नमेंट कहती है आप इंडिया में आओ, इंडिया में यूनिट डालो, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो, देन वी विल अलाउ यू। अभी आई गेस टेस्ला भी कंसिडर कर रहा है इंडिया में प्लांट डालने का। आई गेस गुजरात या पुणे वहां पे चल रहा है कि कोई तो प्लांट रहेगा, पुणे के, जिसकी वजह से क्या होगा, इस तरह के बाहर के कंपनीज अगर इंडिया में आएंगे, इंटरनेशनल ट्रेड होगा। इवन हम जब एक्सपोर्ट करेंगे, ना सिर्फ एक्सपोर्ट के बारे में, सॉरी इंपोर्ट के बारे में, एक्सपोर्ट जब करेंगे, अब अपनी कंपनीज के लिए भी मार्केट अब इंडिया नहीं होगा, पूरा वर्ल्ड मार्केट होगा, तो सेल्स ज्यादा होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगी, राइट? तो फर्स्ट पॉइंट यू कैन रिमेंबर, इकोनॉमिक ग्रोथ। इंटरनेशनल ट्रेड का बेनिफिट क्या है? एक एक जब रीड करेंगे तो उसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है, राइट? आइदर शॉर्ट फॉर्म हो या एक एक वर्ड के बेसिस पे, उसके बेसिस पे लास्ट में शॉर्टकट या निमोनिक्स कर सकते हैं हम, लेकिन फिलहाल तो एक एक वर्ड याद रखें। फर्स्ट बेनिफिट क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ। वाइडर मार्केट मेड पॉसिबल owing to trade induces company to reap quantitative and qualitative benefits of division of labor. Second point, efficient deployment of productive resource to their best use is direct economic advantage of foreign trade. Greater efficiency in use of natural, human, industrial and financial resources ensure productivity gains. Since international trade also tends to decrease likelihood of domestic monopolies, it is always beneficial to community. अब देखिए efficient utilization of resource कैसे होगा? सपोज अपने कंट्री में जो रिसोर्स अवेलेबल है, से कोई 10 लाख यूनिट्स है,
वो यूज करके मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से एक्स, उसकी डिमांड है सिर्फ 5 लाख यूनिट, तो रिसोर्स कितना यूटिलाइज होगा? 5 लाख, जिससे हम एक्स यूनिट मैन्युफैक्चर करके मार्केट में सेल करेंगे। तो ये रिसोर्स 5 लाख यूनिट्स जो है अब आइडल रह रहा है, राइट? अब यहीं पे अगर मार्केट ग्लोबल हो तो वी कैन सेल एक्स्ट्रा मैन्युफैक्चर्ड यूनिट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो अब ये 5 लाख जो पहले आइडल रह रहा था वो अब यूटिलाइज होगा, तो वी कैन से मोर इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, राइट? तो सेकंड पॉइंट वी कैन से efficient now efficiency we can write efficiency in what? Utilization of resources। ये साइड में लिखो पॉइंट सो दैट यू विल रिलेट इट प्रॉपरली। बेनिफिट्स क्या है? फर्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, एक लाइन में याद रख सकते हो। सेकेंड, रिसोर्सेस इफिशिएंटली हम यूटिलाइज करेंगे। थर्ड, trade provide access to new markets, new material, and enables sourcing of inputs, components internationally at competitive price. This reflects innovative products at lower price, wider choice in the products and service for consumers. It also enables nation to acquire foreign exchange reserves necessary for import, which is crucial for sustaining their economics. The next point we can say new market are established, foreign exchange resources। हमेशा याद रखें इकोनॉमी में डेवलपमेंट के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्स अपने कंट्री के पास होना बहुत जरूरी होता है। ओके, अब ये भी पॉइंट, हमेशा आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। गवर्नमेंट विल ऑलवेज ट्राई कि अपने कंट्री में गोल्ड रिजर्व्स एंड फॉरेन करेंसी रिजर्व जितना ज्यादा हो अच्छा होगा। ओके, अब फॉरेन करेंसी रिजर्व्स कब बढ़ेंगे? एक्सपोर्ट ज्यादा करने से, इंपोर्ट ज्यादा करने से? एक्सपोर्ट ज्यादा करने से, क्योंकि जब अपने कंट्री से एक्सपोर्ट होगा तो वो जो पार्टी पे करेगी वो डॉलर में पे करेगी। डॉलर तो हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे? बैंक के पास जाएंगे, उनसे डॉलर रुपीज में कन्वर्ट करेंगे, बैंक डॉलर का रिजर्व पास करेगा आरबीआई के पास, तो आरबीआई के पास फॉरेन करेंसी रिजर्व्स रहेंगे एंड ये रिजर्व हम यूज कर सकते हैं जब भी हमें इंपोर्ट करना है। ओके, आगे जाके हमें कोई इंपोर्ट करना है न्यू टेक्नोलॉजी, अब 5G टेक्नोलॉजी अपनी नहीं है, ये इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी है एंड वो जापान वगैरह कंट्री में आउटडेटेड टेक्नोलॉजी अभी। ओके, तो वहां पे जब ये आउटडेटेड टेक्नोलॉजी होती है तब हम इंपोर्ट कर लेते हैं बाय पेइंग ह्यूज अमाउंट ऑफ रॉयल्टी। ओके, वहां पे 8G 9G शुरू रहेगा पता नहीं, क्योंकि वहां पे नेट की स्पीड जापान हो यूएसए हो, नेट की स्पीड अपने कंपैरिजन में मल्टीपल टाइम्स हायर है। ओके, नाउअडेज बिकॉज ऑफ जियो एंड फाइबर ऑप्टिक हमने भी ग्रोथ किया हुआ है, बट फिर भी एज कंपेयर टू देम नेट की स्पीड अपने यहाँ पे बहुत कम है, तो हम क्या करते हैं? वहां से इंपोर्ट करते हैं। अब जब इंपोर्ट करना है तो हमें फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना होता है, इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फॉरेन करेंसी रिजर्व ज्यादा होना जरूरी है। श्रीलंका जो रिसेशनरी फेज में जा रहे थे वो उसका रीजन ये था कि श्रीलंका की आधी इकोनॉमी डिपेंड करती थी टूरिज्म एंड सेकंड वाज राइस मैन्युफैक्चरिंग। राइस मैन्युफैक्चरिंग के लिए फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड था, फर्टिलाइजर वो इंपोर्ट करते थे एंड उनका फॉरेन करेंसी रिजर्व इस लेवल पे गया था कि फर्टिलाइजर इंपोर्ट करने के लिए रिजर्व ही नहीं था। तो उन्होंने क्या किया? अनाउंस ये किया कि हम फोकस करेंगे अपने लोकल मैन्युफैक्चरर्स पे, तो हम इंपोर्ट बंद कर रहे हैं। एक्चुअल उन्होंने जो अनाउंस किया था उसका रीजन ये नहीं था कि लोकल मैन्युफैक्चरर्स को प्रमोट करना था, रीजन ये था कि उनके पास फॉरेन करेंसी रिजर्व्स कम हुए थे। बट उन्होंने इस तरह से लिखा है कि हम लोकल मैन्युफैक्चरर्स को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन उल्टा ये हुआ कि फर्टिलाइजर्स ना होने की वजह से जितना राइस अर्लियर कल्टीवेशन हो रहा था उतना भी नहीं हुआ, अल्टीमेटली सेल कम हुआ, तो उनका इकोनॉमी और नीचे चला है। व्हाट आई वांट टू से इज फॉरेन करेंसी रिजर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो जितना हम इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स यहां पे बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट, इंटरनेशनल ट्रेड necessitates increase of use of automation, supports technology change, stimulates innovation and facilitates greater investment in research and development and productivity improvement. तो can we say benefit international trade का technological growth, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से ज्यादा फास्टर होगा।
Also, the trade provides greater stimulus to innovative service in banking, insurance, logistics, consultancy service, etc. तो बैंकिंग में आज के डेट में कितने सारे फीचर्स है। अब मुझे नहीं पता कि आपने अर्लियर जमाने का बैंकिंग स्ट्रक्चर देखा हो या ना हो, उस टाइम ऑनलाइन तो सिस्टम था नहीं। ओके, बैंक का काम मतलब हमें बैंक में जा करके बड़ी लाइन में खड़ा रह करके डिपॉजिट करना पड़ता था, विड्रॉल करना हो तो एटीएम भी इतना प्रेवलेंट नहीं था एक जमाने में, वहां पे अगेन विड्रॉल स्लिप दे करके लाइन में खड़ा रह करके कैशियर से विड्रॉ करना पड़ता था। अगर यहां से कोई दूसरे प्लेस पे पैसे भेजने हो तो मनी ऑर्डर करना पड़ता था। ओके, मतलब बैंक में जाकर के उनको पैसे देने के ऑलमोस्ट 5-6 दिन के बाद वो सामने वाले पर्सन को से एट डिस्टेंस लोकेशन उनको पैसा मिलेगा। आज के डेट में सोचिए आप सब कुछ ऑनलाइन मोबाइल पे कर सकते हो, राइट। ट्रांसफर करना, विड्रॉ करना, ट्रांजैक्शंस करना, आज के डेट में इनफैक्ट विड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। हम डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं बाय द यूपीआई आईडी एक्सेट्रा। ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है ये सारा क्यों है? बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, राइट। हाँ, यूपीआई जो टेक्नोलॉजी है अपनी कंट्री के, शायद से आपको पता होगा, ये यूपीआई टेक्नोलॉजी जो हम कहीं पे भी जाकर के कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं बाय गूगल पे वगैरह, ये इंडियन टेक्नोलॉजी इंटरफेस। एंड आपको ये भी पता होगा कि इंडिया ये टेक्नोलॉजी बाहर के कंट्रीज को अब सेल कर रहा है। ओके, अर्लियर बाहर के कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज स्विफ्ट टेक्नोलॉजी करके यूज करते थे। ओके, दैट वाज आल्सो फॉर पेमेंट ओनली, बट यूपीआई टेक्नोलॉजी इज फार मोर बेटर देन दैट टेक्नोलॉजी। ओके, तो वी आर सेलिंग दिस टेक्नोलॉजी टू फॉरेन कंट्रीज, तो वहां से पैसे आ रहे हैं रॉयल्टी का। तो बेसिकली दिस इज व्हाट इंटरनेशनल ट्रेड ओनली। So because of this international trade, we are able to innovate in n number of services. Okay, so next benefit we can say innovation, technology से related है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए, ये पहले 5 आपको डिटेल रीड करना है, बाकी के पॉइंट्स देखिए। इमर्जिंग इकोनॉमीज मतलब डेवलपिंग इकोनॉमीज, क्वालिटी ऑफ आउटपुट डेवलप होगा, सुपीरियर प्रोडक्ट्स होंगे, लेबर स्किल्ड होगा, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स मेंटेन होंगे, एनहांस द वैल्यू ऑफ देयर प्रोडक्ट्स and enable to move up global value chain. Simple words में quality of goods will be developed. New markets are resulting in broadening the productive base and facilitates export diversification so that product possibilities are opened up. Trade can contribute to human resource development by facilitating fundamental and applied research and exchange of know. मतलब ह्यूमन रिसोर्स मतलब आज के रेट में जो लोग एम्प्लॉय क्लास है वो ज्यादा स्किल्ड हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेशनल ट्रेड। इफ यू क्वालिफाई एज ए सीए, क्या सिर्फ आपको इंडिया में जॉब करना है? इंडिया के बाहर जाकर के भी जॉब कर सकते हो, इंडिया के बाहर जाकर के भी जॉब कर सकते हो, राइट। दुबई या गल्फ कंट्रीज में जाओगे, अच्छा खासा पैसा कमाओगे आप, बराबर। तो बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेशनल ट्रेड, ह्यूमन रिसोर्स इज ऑल्सो डेवलपिंग एट वेरी फास्टर रेट। ओके, ट्रेड स्ट्रेंथन बॉन्ड्स बिटवीन द टू नेशंस। दो कंट्री के बीच में अगर ट्रेड हो रहा है अच्छा खासा, देन उस कंट्री के साथ रिलेशन भी डेवलप होंगे, तो यहां पे रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज आर आल्सो डेवलप्ड। तो ये सम बेनिफिट्स आर देयर। अब बताइए मुझे, डीमेरिट्स हो सकते हैं क्या इंटरनेशनल ट्रेड के? व्हाट कैन बी डीमेरिट्स? ओके, अगर डेवलपिंग कंट्रीज है जो रिलाई कर रही है इंपोर्ट के ऊपर, तो इट विल बी एडवर्सली अफेक्टिंग आवर इकोनॉमी, क्योंकि अब पेमेंट करने के लिए फॉरेन करेंसी रिजर्व बहुत कम होगा। एक्सेस रिलायंस ऑन इंपोर्ट विल बी प्रॉब्लमेटिक। सेकंड डीमेरिट इंटरनेशनल ट्रेड। सोचिए पहले मारुति एक ही कंपनी थी, बाहर की कंपनी अलाउड नहीं थे, तो मारुति का अच्छा खासा सेल हो रहा था। लेकिन अब बाहर की कंपनी को अलाउ किया हमने, क्या मारुति का सेल कम आया? कैन वी से इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट करने से, इंटरनेशनल ट्रेड करने से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को एडवर्सली इंपैक्ट हो सकता है, डोमेस्टिक बिजनेस को एडवर्सली इंपैक्ट हो सकता है। तभी गवर्नमेंट क्या करता है, इंटरनेशनल ट्रेड बहुत सोच समझ करके करता है। अब मारुति या कार सेगमेंट में क्या है, ये सारे बड़े प्लेयर्स होते हैं, बराबर, तो वहां पे उन्होंने अलाउ किया है। लेकिन रिटेल सेक्टर में गवर्नमेंट अलाउ नहीं करता। मींस आपको पता है रिटेल सेक्टर में फॉरेन कंपनीज आर नॉट अलाउड, आगे डिस्कस करेंगे हम। रिटेल सेक्टर जैसे वॉलमार्ट, सुना है वॉलमार्ट आपने? यूएसए का एक रिटेल बहुत बड़ा चेन बिजनेस है, राइट। जैसे डीमार्ट है अपने यहाँ का, वैसे वॉलमार्ट है वहां पर। कितने साल से वो ट्राई कर रहा है इंडिया में आकर के बिजनेस करने के लिए, अभी तक हमने परमिशन नहीं दिया है उनको। आप अगर देखोगे वॉलमार्ट ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत जगह डेवलप कर रहा है बिजनेस, लेकिन कितने साल से वो इंडिया में आकर के बिजनेस क्यों करना चाहता है? क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अगर इंडिया का पॉपुलेशन ज्यादा है तो कंज्यूमिंग हेड्स आर मोर,
तो कंजम्पशन ज्यादा होगा, उनका सेल बहुत डेवलप करेगा। लेकिन इंडिया में परमिशन नहीं दिया वॉलमार्ट को अभी तक। क्यों नहीं दिया? क्योंकि अगर वॉलमार्ट जैसी कंपनी इंडिया में आएगी तो दे आर वेरी एग्रेसिव, दे आर वेरी लार्ज कंपनी, तो उनका परचेस इतना बल्क में होता है कि दे कैन गिव ह्यूज अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ओके लोगों को। नो डाउट कंज्यूमर का बेटर होगा क्योंकि उनको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा, लेकिन जो लोकल लेवल के रिटेलर्स है, छोटे मोटे जो दुकानदार है, उनका बिजनेस बंद ही होगा। तो अपनी गवर्नमेंट अलाउ क्यों नहीं कर रही? क्योंकि अपने जो डोमेस्टिक रिटेलर्स है उनको खत्म नहीं करना है। वैसे भी आज के डेट में इंडिया में जो मॉल्स है, डीमार्ट या और कोई मॉल अगर हो, तो क्या उसका इंपैक्ट छोटे मोटे रिटेलर्स पे हुआ है? डेफिनेटली हुआ है, राइट। अगर वॉलमार्ट को अलाउ करे तो जो बचे कुछ बिजनेसमैन है जो छोटा मोटा बिजनेस करके चल रहे, वो तो टोटली बंद हो गए, राइट। तो दिस इज डीमेरिट कि जब भी फॉरेन से कंपनी आएगी तो अपने लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो है, उन पे एडवर्स इंपैक्ट होगा। ओके, थर्ड, अभी हमने देखा टेक्नोलॉजी आ रही है तो प्रोडक्शन डेवलप हो रहा है, ये बेनिफिट देखा। लेकिन उसका उल्टा इंपैक्ट ये भी हो सकता है कि जब सारे प्रोडक्ट्स रिलेटेड टेक्नोलॉजी आएगी तो सब कुछ काम अब टेक्नोलॉजी करेगी, प्लांट एंड मशीनरी करेगी, तो लेबर की एज सच रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो लेबर को हमें क्या करना होगा? जॉब से निकालना होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। दिस इज अ प्रॉब्लम अगेन, राइट। यू माइट हैव सीन कार मैन्युफैक्चरिंग में एक एक कंपनीज खुद से लेबर से काम करते हैं, बट मेनी कंपनीज आर यूजिंग रोबोटिक टेक्नोलॉजी फॉर असेंबलिंग, राइट। तो पहले जो लोग असेंबलिंग करते थे, आज बहुत से कंपनी रोबोटिक टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं असेंबल करने के लिए। तो ये लोगों को क्या करना पड़ रहा है? जॉब से निकालना पड़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट डेवलप होगी। और इंडिया के रिसोर्सेज डिप्लॉय होंगे। अब रिसोर्सेज एज यू सेड कि रिसोर्सेज अपने यहाँ पे रिक्वायर्ड थे, अगर हमने बाहर अलाउ किया तो रिसोर्सेज बाहर जा सकते हैं, तो रिसोर्सेज कंजर्व नहीं होंगे। कितने? 4-5 डिमेरिट्स हो गए। और कैन वी से कल्चर भी चेंज होगा। अपना कल्चर, यू माइट बी नोइंग कि अर्लियर एक ट्रेडिशन कल्चर टोटली अलग था। नाउअडेज वेस्टर्न बहुत सारे कंपनीज इंडिया में आ रहे हैं, तो दे आर एग्जिबिटिंग देयर ट्रेड पॉलिसीज और दे हाउ दे आर से डूइंग द बिजनेस। इसकी वजह से अपने कंट्री का कल्चर चेंज हो रहा है। आई एम नॉट सेइंग करेक्ट और रॉन्ग, उस पर हम नहीं जा रहे कि वो बराबर है कि नहीं, बट देन इट इज चेंजिंग डेफिनेटली। जैसे अगर हम रेडीमेड गारमेंट्स कंसीडर करें तो एक जमाने में व्हाट यूज्ड टू बी ड्रेस कोड, धोती वगैरह यूज करते थे लोग, लेडीज साड़ी वगैरह यूज करते, बट नाउ वेस्टर्न ड्रेस स्टाइल हैज ऑल टुगेदर चेंज, राइट। आज के डेट में हम मीटिंग में अगर जाना है तो सूट अप करना पड़ता है, राइट। ये अपना कल्चर है ही नहीं, वैसे ये उनका कल्चर है। वहां पे भी यूज क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पे ठंडी ज्यादा है। ये सूट जो है, हमने उसको कॉर्पोरेट कल्चर बनाया है कि नॉर्मली कॉर्पोरेट्स में हम जब मीटिंग के लिए जाते हैं वी हैव टू सूट अप। ये अपना कल्चर था ही नहीं पहले, राइट। ये कहां से आया है? यूएसए से है। एंड वहां पे भी वो सूट क्यों यूज करते थे? वहां पे अगर आप देखो ज्यादातर लोग जैकेट पहनते हैं क्योंकि वहां पे ठंडी ज्यादा है। दैट इज अ वेरी कोल्ड कंट्री। मेजोरिटी ऑफ द यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज जो है वहां पे ठंड अपने कंपेरिजन में ज्यादा है, तो इसलिए वो वहां पे मोस्टली कॉमन प्रैक्टिस है, जैकेट्स वगैरह यूज करते हैं। लेकिन उनको देख करके हमने वो अडॉप्ट किया हुआ है एंड हमने उसको एज अ कॉर्पोरेट कल्चर दिया हुआ है। ओके, तो आज के डेट में मीटिंग हो तो वी हैव टू सूट अप, राइट। तो ये कॉमन प्रैक्टिस बन चुकी है। तो ऑल टुगेदर ड्रेसिंग कल्चर चेंज हो रहा है, कंजम्पशन फूड्स वगैरह। अब अपने जमाने में, आप अर्लियर जमाने में वेस्टर्न फूड थोड़ी ना था। हम क्या खाते थे? भाकरी, पिटला वगैरह। आज बच्चों को भाकरी दो चलेगा क्या? उनको पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए, ये वेस्टर्न फूड है, राइट, दैट टू जंक फूड। तो हम क्या करते हैं? बिकॉज ऑफ वी आर अलाउइंग देम टू डू द बिजनेस ओवर हियर, ऑल टुगेदर कंट्री का कल्चर चेंज होता है। दिस वी कैन से ऑल्सो डीमेरिट। टू सम एक्सटेंट इट इज गुड, टू सम एक्सटेंट इट इज नॉट गुड, राइट। डिपेंड करता है अपने सोच के ऊपर। ओके, पर्सन टू पर्सन ये ओपिनियन चेंज होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि वेस्टर्न कल्चर से हम आज की यूथ तो ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, राइट, इट इज करेक्ट और रॉन्ग, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको अच्छा लगे देन इट इज करेक्ट, अदरवाइज इट इज रॉन्ग, राइट। दीज आर सम ऑफ द मेरिट्स, सॉरी डीमेरिट्स। तो यहां पे मेजर आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट ट्रेड ओपननेस। ट्रेड ओपननेस मतलब इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब बैरियर खत्म किया है। इंडिया की कंपनी बाहर जा सकती है, बाहर की कंपनी इंडिया आ सकती है, तो दैट इज कॉल्ड एज ट्रेड ओपननेस। तो यही सारे पॉइंट्स दिए हुए। तो क्या आप रीडिंग करोगे ये पॉइंट्स? ओके, अभी नहीं, होमवर्क के लिए। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर रहे हैं। नाउ थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, टाइम पास थियरीज आर देयर। ओके, फर्स्ट थियरी, मर्केंटाइलिस्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब ये थियरी क्या कहती है?
ये अर्लियर जमाने की थियरी है, आज के डेट में उसका इतना कंटेक्स्ट नहीं है। मर्केंटाइलिस्ट थियरी, व्हाट दिस थियरी सेज, दिस थियरी सेज वो कंट्री जिसके पास प्रेशियस मेटल ज्यादा है या प्रेशियस स्टोन ज्यादा है, से गोल्ड और डायमंड एक्सेट्रा, वो कंट्री रिच होगी। आपके पास करेंसी कितनी है या करेंसी कितनी स्ट्रांग है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एज पर थियरी बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो एज पर दिस थियरी व्हाट दे आर सेइंग कि आपकी करेंसी कितना ट्रेड कर रही है, आप कितना से इंटरनेशनल ट्रांजैक्ट कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कंट्री जिनके पास प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर या डायमंड जैसे या प्लैटिनियम, ऐसे जिसके पास सबसे ज्यादा रिजर्व्स है, वो कंट्री रिच कहलाएगी। ओके, नाउ फॉर दिस व्हाट दिस कंट्री दिस थियरी इज सेइंग कि आप क्या करो, मैक्सिमम एक्सपोर्ट करो। कंट्री ने क्या करना चाहिए, जितना हो सके एक्सपोर्ट करो, एंड बदले में पैसे नहीं मांगेंगे। इन कंसिडरेशन यू शुड बी टेकिंग प्रेशियस मेटल्स, यानी कि बदले में हम गोल्ड या डायमंड उनसे मांगेंगे। फॉर टाइमिंग विल कंसिडर गोल्ड। तो अपना क्या होगा, गोल्ड रिजर्व इंक्रीज होगा, राइट। तो जो कंट्री एक्सपोर्ट करेगी इन रिटर्न विल बी टेकिंग गोल्ड, तो ऑटोमेटिकली वी विल बिकम रिच कंट्री। एंड वो कंट्री जो इंपोर्ट कर रही है उनको अब प्रेशियस मेटल पे करना होगा दूसरी कंट्री को, राइट। तो जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनका प्रॉफिट इंपोर्टिंग कंट्री का क्या होगा, लॉस होगा, राइट। सो द कंट्री जहां पे रिसोर्सेज अवेलेबल है एक्सपोर्ट करने के लिए, दे विल बिकम मोर रिचर, एंड जो कंट्री इंपोर्ट कर रहे हैं रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, दे विल बिकम मोर पुअरर। बस इतना ही है। सो दो पॉइंट्स, फर्स्ट, किसी भी कंट्री के पास प्रेशियस मेटल ज्यादा होना जरूरी है एज पर दिस थ्योरी। सेकंड, व्हाट दे आर सजेस्टिंग इज कि डू मैक्सिमम एक्सपोर्ट इन कंसिडरेशन एक्सेप्ट प्रेशियस मेटल्स सो दैट द कंट्री विल बिकम रिच, एंड एक कंट्री का प्रॉफिट दूसरे कंट्री का लॉस होगा। बस इतना ही है थ्योरी में। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज, इंस्टेड ऑफ रीडिंग फर्स्ट क्रक्स समझो थ्योरी का क्या है, देन वी कैन गो फॉर रीडिंग। चलिए, नाउ इन दिस कंटेक्स्ट यू रीड, आई विल जस्ट हाईलाइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट। मर्केंटाइल का मीनिंग क्या होता है, ट्रेड, सिंपल। मर्केंटाइल मतलब ट्रेड करना। ये देखिए ऑलमोस्ट ये 16th-18th सेंचुरी रिलेटेड थियरी है, तो आज के डेट में उसका कंटेक्स्ट इतना नहीं है, सो देयरफॉर नॉट इंपॉर्टेंट। मुझे नहीं लगता इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा। इनफैक्ट ये चैप्टर पे ज्यादा क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, ये यूनिट पे चैप्टर नहीं, ये यूनिट पे मैं क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं करता। यूनिट नंबर 4 एंड 5 उस पे मैक्सिमम क्वेश्चन कंफर्म रहेंगे। ओके, अनइवनली एंडोर्ड मतलब क्या, एक एक कंट्री के पास ज्यादा रिसोर्सेज है, एक एक कंट्री के पास रिसोर्सेज नहीं है, अनइवन है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज है हर एक कंट्री के पास इक्वल रिसोर्सेज आर अवेलेबल। एक एक कंट्री में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है, एक एक कंट्री बेचारे उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है। ओके, पर फिर भी अब जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया, कैन वी से इंडिया इज वेल ब्लेस्ड विद एन नंबर ऑफ रिसोर्सेज। अपने यहाँ पे एज सच क्लाइमेटिक कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर रिलेटेड बहुत कल्टिवेबल लैंड है, राइट। अगर हम कंपेयर करें जापान के साथ, तो क्या जापान के पास सारे रिसोर्सेज है, एज सच नहीं है, क्योंकि एक तो दे आर आइलैंड, मतलब रोड कनेक्टिविटी नहीं है। अपने यहाँ पे बहुत सारे रोड कनेक्टिव होने की वजह से कंट्रीज के साथ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगा, जापान का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा है। सेकेंड थिंग आपको पता रहेगा शायद से, जापान में ऑन एन एवरेज एवरीडे 3 से 4 भूकंप होते हैं, अर्थक्वेक होते हैं। पूरे साल में ऑलमोस्ट मोर देन 600-700 अर्थक्वेक्स आर रिपोर्टेड जापान में, हाईएस्ट अर्थक्वेक्स होते हैं। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता अगर अर्थक्वेक हो रहा है। ओके, मींस अगर अर्थक्वेक हो रहा है अपने यहाँ पे लोग भागते बाहर, वहां पे लोग काम करते बैठे। हाँ, एक बार जो भूकंप अर्थक्वेक हुआ था ऑलमोस्ट 9 से ऊपर रिश्टर स्केल का, तो बहुत सारा नुकसान हुआ था। अदरवाइज वहां के जो घर वगैरह कंस्ट्रक्शन आपने अगर देखा, तो हमारे जैसे वो ये सीमेंट वगैरह से जो बनते हैं ब्रिक से, वहां पे नहीं बनते। उन्होंने एक अलग मटेरियल डेवलप किया है जो कार्डबोर्ड शीट टाइप आता है, ठीक है, तो उससे घर बनते हैं वहां पे। तो मोस्टली अगर अर्थक्वेक होता है तो वो घर टूटते नहीं है, और अगर टूटते भी है तो उसका इंपैक्ट इतना नहीं होता लोगों पे। ओके, अपने यहाँ पे क्या, अगर ये बिल्डिंग कोलैप्स हो जाए
तो इसके नीचे आप सब मैं सब ऊपर ही जाएंगे, मतलब ये सिस्टम है अपने यहाँ पे, मतलब इस तरह से अपने यहाँ पे बनता है। यहाँ पे एज सच रिक्वायर्ड नहीं, वहां पे इतने लाइट वेट कार्डबोर्ड से घर बनते हैं, मतलब वो सस्टेनेबल है, लेकिन अगर कोलैप्स हो तो ह्यूमन लॉस इतना नहीं हो। ओके, तो दे आर फेसिंग एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जापान, फिर भी वो ग्रो करते हैं। दे आर द व्हाट वी कैन से द बेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड ऑलमोस्ट, यूएसए के बाद एंड चाइना के बाद तो उनका ही नंबर आता है। तो अपार्ट फ्रॉम मतलब उनके यहाँ पे तो इतने सारे प्रॉब्लम्स फेस किए। 1945 में उनके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था, एंड शायद से मैंने आपको बताया न्यूक्लियर बॉम्ब का प्रॉब्लम क्या होता है, वो रिएक्शन रहता है, मतलब ऐसा नहीं कि आज ब्लास्ट हुआ आज नुकसान हुआ, नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशंस तक उसका इंपैक्ट होता है। यूएसए ने वहां पे जब ब्लास्ट हुआ था तो वहां पे कहा था कि नेक्स्ट मल्टीपल जनरेशन वहां पे एक भी प्लांट नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन उन्होंने ऑलमोस्ट 10-20 साल में वहां पे प्लांट उगा करके दिखाया। ओके, दे आर डूइंग फार्मिंग ओवर देयर व्हिच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर अदर कंट्रीज वी कैन से। मतलब न्यूक्लियर आपको पता नहीं, आपको साइंस वगैरह में इंटरेस्ट है या नहीं, लेकिन वो चेन रिएक्शन होता है। जैसे मैंने बताया था शर्नोबिल का बताया था ना आपको, 1986 में जो ब्लास्ट हुआ था वहां पे, आज तक रशिया में है वैसे वो, अभी यूक्रेन में, आज तक 1986 से आज तक वहां पे पूरा जो गांव था, पूरा गांव वो बैन किया है, मतलब कोई वहां पे जा नहीं सकता। इट इज बिन डेजर्टेड, डेजर्टेड इन द सेंस वहां पे लोगों को जाने के लिए परमिशन नहीं है, सेवरल किलोमीटर्स तक वो बंद किया हुआ है, क्योंकि आज तक रिएक्शन है वहां पे। ओके, तो जापान में वैसे जो ब्लास्ट किया गया इन विद इन सम इयर्स, उन्होंने वहां पे मतलब सेवरल जनरेशंस वेर फेसिंग द कैंसर प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ दैट, फिर भी उन्होंने ग्रोथ करके दिखाया। ओके, तो व्हाट वी आर सेइंग, हाँ रिसोर्सेज हर कंट्री में इक्वली एंडोड, एंडोड मतलब ब्लेस्ड नहीं होते। ओके, तो ये दिया हुआ है, नेशंस ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज आर अनइवनली एंडोड, मतलब एक कंट्री के पास ज्यादा होंगे, एक कंट्री के पास रिसोर्सेज नहीं होंगे। रीड करो। बेसिक थ्योरी क्या है, दे आर प्रपोजिंग massive and aggressive export over import to accumulate wealth, to have favorable balance of payment and trade to be still relevant in today's economy। तो ये हाईलाइट करो। अब आपके यहाँ पे इतने डिटेल में दिया नहीं, एक्चुअल में ये थ्योरी जो थी वहां पे यही था कि एक्सपोर्ट करो, कंसिडरेशन में प्रेशियस मेटल। ओके, डन, बस इतना ही दिया हुआ है। अब सेकेंड थ्योरी जो है, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, ये थ्योरी में थोड़ा एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूं। आपके मॉड्यूल में एग्जांपल नहीं दिया हुआ, बट टू अंडरस्टैंड एक्चुअल व्हाट दिस थ्योरी इज, विल डिस्कस विद एन एग्जांपल। एब्सोल्यूट एडवांटेज, कैन वी डिस्कस व्हाट दिस थ्योरी इज सेइंग। ये थ्योरी कहते हैं कि एक कंट्री से कंट्री ए के पास देयर कैन बी सम रिसोर्सेज इन अबंडेंस, राइट, जिससे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो दूसरी कंट्री, उनके पास दूसरे रिसोर्सेज होंगे अबंडेंस में, जिससे वो दूसरा प्रोडक्ट बना सकते हैं, राइट। तो अपने कंट्री ने क्या करना चाहिए, जैसे कंट्री ए ने जो प्रोडक्ट रिलेटेड रिसोर्सेज अबंडेंटली अवेलेबल है वही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करो। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चर करो एंड एक्सपोर्ट करो। अब दूसरी कंट्री के पास, अब ये जो दूसरा प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल एक्स, उसके रिसोर्स अपने यहाँ पे कम है, तो वो रिसोर्सेज यूज ही मत करो टू मैन्युफैक्चर द अनदर प्रोडक्ट। हम क्या करेंगे, एक ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे जिसको रिसोर्स अपने पास अवेलेबल है, एंड दूसरे कंट्री के पास एक्सपोर्ट करेंगे। अब दूसरे कंट्री में ये अनदर प्रोडक्ट बनाने के रिसोर्सेज है, वो हम इंपोर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहले तो ये थ्योरी अज्यूम करती है कि हम एज अ रिसोर्स मान के चलेंगे लेबर। ओके, एज अ रिसोर्स वी आर कंसीडरिंग लेबर। अब से कंट्री ए यहां पे वीट मैन्युफैक्चर करने के लिए रिसोर्सेज अबंडेंटली अवेलेबल आर, ओके, एंड मान के चलेंगे कि 1 आवर एज अ लेबर काम कर रहा है, 1 आवर प्रोडक्टिविटी कंसिडर कर रहे हैं। ओके, तो अगर हम वीट कंसिडर करें कंट्री ए एंड कंट्री बी, कंट्री ए पर आवर 6 यूनिट्स वीट मैन्युफैक्चर कर सकता है, कंट्री बी
सिर्फ 1 यूनिट कर सकता है, क्योंकि कंट्री बी के पास वीट मैन्युफैक्चर करने के लिए रिसोर्सेज ज्यादा अवेलेबल नहीं है या एनवायरमेंट नहीं है। ओके, कैन यू अंडरस्टैंड द सिनारियो व्हाट आई वाज सेइंग कि एक कंट्री के पास एक रिसोर्सेज होंगे तो दूसरे कंट्री के पास दूसरे रिसोर्सेज होंगे। सो सेम एग्जांपल में कंटिन्यू कर रहा हूं। अगर हम वीट कंसीडर करें तो कंट्री ए के पास वीट मैन्युफैक्चर करने के लिए रिसोर्सेज अबंडेंटली अवेलेबल है या एनवायरमेंट यहां पे सुटेबल है। कंट्री बी के पास ये सुटेबल नहीं है, बट देन कंट्री बी के पास दूसरे कोई रिसोर्स होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल क्लॉथ से कंट्री बी के पास जो क्लॉथ के लिए रिसोर्सेज है वहां पे पर आवर लेबर यूज करेंगे तो 5 यूनिट्स बनेगा, तो कंट्री ए के पास से ओनली 4 यूनिट्स बनेंगे। ठीक है, तो कंट्री ए के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज कौन से रिसोर्स रिलेटेड है? वीट रिलेटेड। whereas कंट्री बी के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज टू मैन्युफैक्चर विच यूनिट्स? क्लॉथ, राइट। तो व्हाट दिस थ्योरी इज सजेस्टिंग, अब देखिए नॉर्मल केस में अगर हम कंसीडर करें कि लेबर एज अ रिसोर्स 2 आवर्स है, तो अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड को अवॉइड करें तो क्या होगा? 1 आवर लेबर हम यूज करेंगे वीट मैन्युफैक्चर करने के लिए, 1 आवर लेबर हम यूज करेंगे क्लॉथ मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो टोटल कितने यूनिट्स होंगे अपने पास? 10 यूनिट्स होंगे, बराबर। एंड इनके पास 6 यूनिट्स होंगे, राइट। अब ये थ्योरी क्या कह रहे समझिए, कंट्री ए ने क्या करना है, जो रिसोर्सेस है मतलब 2 आवर्स है ना, वो पूरा वीट ही मैन्युफैक्चर करो। जो प्रोडक्ट के लिए आपके पास एडवांटेज है वही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करो, यानी हम क्लॉथ मैन्युफैक्चर करेंगे ही नहीं। ओके, कंट्री बी क्लॉथ मैन्युफैक्चर नहीं करेगी, कंट्री बी क्या सॉरी वीट मैन्युफैक्चर नहीं करेगी, कंट्री बी क्लॉथ ही मैन्युफैक्चर करेगी। ओके, अब अगर ये फर्स्ट सिनारियो समझ में आया, अब अगर इंटरनेशनल ट्रेड अलाउ किया जाए तो कंट्री ए क्या करेगी? दोनों रिसोर्सेस यानी कि 2 आवर्स के रिसोर्सेस यूज करके सिर्फ वीट बनाएगी। वीट कितना बनेगा? 12, राइट। क्लॉथ कितना बनेगा? 0, क्योंकि दोनों आवर्स हम यूज कर रहे हैं फॉर वीट, बराबर। कंट्री बी वो उनके पास अगर रिसोर्सेस वीट के लिए अवेलेबल नहीं है या एडवांटेज नहीं है तो वीट वो बनाएंगे नहीं, दोनों आवर्स क्या करेंगे? लेबर के क्लॉथ बनाने के लिए यूज करेंगे, तो यहां पे 10 यूनिट्स वो मैन्युफैक्चर करेंगे। ठीक है, अब वैसे इकोनॉमी में दोनों गुड्स रिक्वायर्ड है, मान के चल रहे कि 2 गुड्स ही है। ये एग्जांपल जो मैं ले रहा हूं आपके स्टडी मॉड्यूल का ही एग्जांपल है, इंटर का सेम थ्योरी के लिए, लेकिन जब उन्होंने फाउंडेशन में इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने ये एग्जांपल एक्सक्लूड किया। ओके, तो सिर्फ पैराग्राफ रीड करेंगे तो कंटेक्स्ट समझ में नहीं आएगा पूरा। ओके, जस्ट फिर विदाउट अंडरस्टैंडिंग हमें रीड करना होगा। तो व्हाट दिस थ्योरी इज सजेस्टिंग कि वैसे कंट्री के लिए दोनों गुड्स रिक्वायर्ड है, लेकिन हम क्या करेंगे? अपने पास जो एडवांटेज जिसका है उसी के गुड्स अबंडेंटली मैन्युफैक्चर करेंगे, ओके, एंड हम एक्सपोर्ट करेंगे। अब कंट्री ए के पास पहले 6 यूनिट्स वीट बनाने के रिसोर्सेस थे, तो अज्यूमिंग कि 6 यूनिट्स उनके लिए सफिशिएंट है, तो कंट्री ए क्या करेगी? आप कंट्री ए वैसे मैन्युफैक्चर कितना कर रहे हैं? 12 यूनिट्स ऑफ वीट, तो 12 में से पहले उनको 6 रिक्वायर्ड था तो 6 मैन्युफैक्चर करेंगे, 6 एक्सपोर्ट करेंगे कंट्री बी को। ओके, अब कंट्री बी के पास कितने बचे? 6 यूनिट्स वीट के, उन्होंने खुद से बनाए नहीं लेकिन उन्होंने इंपोर्ट करा हुआ, राइट। अब 6 यूनिट्स ए के पास, 6 यूनिट बी के पास, ऑब्वियसली जब वो वीट दे रहे तो बदले में क्लॉथ मांगेंगे, तो कंट्री बी से अज्यूमिंग की कंट्री ए इज मोर डोमिनेटिंग, तो उन्होंने कहा कि हम 6 यूनिट्स वीट देंगे, बदले में हमें 6 यूनिट्स क्लॉथ चाहिए। ओके, तो कंट्री बी कितना मैन्युफैक्चर कर रही है? 10, उसमें से 6 यूनिट्स कंट्री ए को देंगे। अब उनके पास कितना बचा? 4 यूनिट्स, इज इट राइट? अब देखिए, अगर हमने रिसोर्स क्या कंसीडर करा था? लेबर आवर्स, राइट। अगर मैं आवर्स में कंसीडर करूं एज कंपेयर टू पहले हम कोई इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर रहे थे, तो यहां पे आवर्स कितना था? 1 आवर एंड 1 आवर, राइट। तो अब देखिए 1 आवर हमें मिल रहा है फॉर 6 यूनिट्स, एंड क्लॉथ 1 आवर का इक्विवेलेंट 4 यूनिट्स था। अब अपने पास क्लॉथ कितने? 6 यूनिट्स, तो कैन आई से 1.5 आवर्स का बेनिफिट हो रहा है। हमने खुद से मैन्युफैक्चर नहीं करा, तो अगर खुद से मैन्युफैक्चर करते तो 4 यूनिट्स ही बना सकते थे, तो हमने क्या किया? एक्सपोर्ट करके जो 6 यूनिट्स इंपोर्ट करा है, तो 2 यूनिट का फिर भी फायदा हो रहा है यहाँ पे, एंड 2 यूनिट का आवर्स में कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो रहा है? हाफ आवर का फायदा हो रहा है, बराबर ना, क्योंकि
पहले हम 1 आवर में 4 यूनिट्स बना सकते थे, तो 1 यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लगता था? 15 मिनट। तो अगर 2 यूनिट्स अपने पास एडिशनली आ रहा है तो हाफ आवर का फायदा हो रहा है। तो मैं अगर लेबर आवर्स में कंसिडर करूं, कंट्री ए को हाफ आवर का फायदा हो रहा है, यूनिट्स में कंसिडर करूं तो 2 यूनिट्स का बेनिफिट हो रहा है इंटरनेशनल ट्रेड करके। दूसरी कंट्री, कंट्री बी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। कंट्री बी पहले बस 1 आवर में 1 यूनिट, 1 यूनिट क्लॉथ बना सकती थी, राइट। एंड वो क्लॉथ कितना बना सकती थी? 5 वीट से वीट वो 1 यूनिट बना सकती थी, क्लॉथ 5 यूनिट बना रही। अब अगर मैं कंपेयर करूं तो क्लॉथ के कंपैरिजन में 1 यूनिट का नुकसान हो रहा है, बराबर। लेकिन वीट देखिए 5 यूनिट का फायदा हो रहा है, बराबर। अगर मैं आवर्स में कैलकुलेट करूं, कंट्री बी पहले 1 आवर में 1 यूनिट बना रही थी, अब उनको 6 यूनिट्स मिल रहा है, राइट। तो कितने यूनिट्स का फायदा हो रहा है? 5 आवर्स का फायदा हो रहा है। पहले अगर वो खुद से बनाती, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ना करती, तो वैसे भी वो 1 यूनिट बना सकती थी। अब कितना उनको वीट मिल रहा है? 6 यूनिट्स का, मतलब 5 यूनिट्स का फायदा हो रहा है, तो 5 आवर्स का फायदा हो रहा है, राइट। पहले कंट्री बी 1 आवर में 5 यूनिट्स के क्लॉथ बना रही थी, अब 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ के लिए कितना होगा देन? अगर मैं टाइम में कैलकुलेट करूं तो यहाँ पे 60 मिनट्स, 60 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा? 60 मिनट्स अगर मैं कंसिडर करूं तो 12 मिनट्स। तो कहने से 1 यूनिट क्लॉथ के लिए 12 मिनट रिक्वायर्ड है, राइट। अब यहाँ पे 1 यूनिट का क्लॉथ का मेरा नुकसान हो रहा है, मींस 12 मिनट का नुकसान हो रहा है, राइट। तो भले मैं 1 यूनिट का नुकसान कर रहा हूं, लेकिन 5 यूनिट मुझे एडिशनल मिल रहे हैं। अगर मैं आवर्स में कैलकुलेट करूं तो 5 आवर का बेनिफिट, 12 मिनट्स का नुकसान, तो 4 आवर्स एंड 48 मिनट्स का फायदा। तो व्हाट पॉइंट आई वांट टू शो इज कि अगर एक कंट्री के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है वीट बनाने के लिए, दूसरे कंट्री के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है क्लॉथ बनाने के लिए, तो उन्होंने क्या करना चाहिए? जितने भी रिसोर्सेस है, एक कंट्री वीट बनाएगी, दूसरी कंट्री जितने भी रिसोर्सेस है वो सिर्फ क्लॉथ बनाएगी, एंड वो एक्सचेंज करेंगे। इससे दोनों कंट्री को फायदा होगा। पहले कंट्री को 2 यूनिट का या हाफ आवर का फायदा हो रहा है, दूसरे कंट्री को देखिए 4 आवर्स 48 मिनट्स का फायदा हो रहा है। एंड अगर मैं वॉल्यूम या प्राइस इग्नोर करूं तो 5 यूनिट वीट का 1 यूनिट का नुकसान, मतलब 4 यूनिट नेट तो फायदा हो रहा है, दोनों कंट्री को बेनिफिट हो रहा है। दिस इज द थ्योरी बीन गिवन, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड जब करेंगे दोनों कंट्री का फायदा होगा। ओके, एब्सोल्यूट एडवांटेज क्यों वर्ड यूज किया गया है? कि रिसोर्स अवेलेबिलिटी के बेसिस पे एक कंट्री के पास एक पर्टिकुलर गुड्स की एब्सोल्यूट एडवांटेज होती है, दूसरे कंट्री के पास दूसरा होगा। जैसे अपनी कंट्री की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर रिलेटेड गुड्स अपने पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है। तो बहुत सारे एग्रीकल्चर रिलेटेड गुड्स, जैसे कि सुबह, एक तो तुम आते नहीं हो रेगुलरली, जब आते हो तो दूसरी दुनिया में रहते हो। तो अगर हम वीट या राइस वगैरह बना रहे हैं तो अपने यहाँ पे रिसोर्सेस वीट या राइस के बहुत अच्छे, तो हम क्या करते हैं? अबंडेंटली मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करते हैं। यूएसए में टेक्नोलॉजी अच्छी है तो वो टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करती है, राइट। टू सम एक्सटेंट दिस थ्योरी अप्लाइज, लेकिन इतना प्रैक्टिकली ये वीट एंड ये कमोडिटी वाइज ये अप्लाई नहीं होगा। लेकिन टू सम एक्सटेंट दिस थ्योरी इज करेक्ट। व्हाट इट इज सेइंग, आपके पास अगर रिसोर्स एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के अच्छे है, तो जो एब्सोल्यूट एडवांटेज है वही अबंडेंटली मैन्युफैक्चर करो। दूसरा रिसोर्स, जब क्लॉथ बनाने के लिए आपके पास सुटेबल रिसोर्स अवेलेबल नहीं, तो वाई वेस्ट एनर्जी एंड रिसोर्स टू मैन्युफैक्चर क्लॉथ? पूरा का पूरा रिसोर्स आप क्या था वो वीट बनाने के लिए यूज करो, राइट। कंट्री बी ने सारे रिसोर्सेस क्लॉथ बनाने के लिए यूज करना चाहिए, वीट बनाने के लिए रिसोर्स यूज नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। दिस इज द थ्योरी। हैव यू अंडरस्टूड? आइए देखते क्या दिया हुआ है थ्योरी में। Adam Smith, father of economics, thought that the basis of international trade was absolute cost advantage. According to this theory or his theory, trade between two countries would be mutually beneficial if one country produce one commodity at absolute advantage, मतलब अपने एग्जांपल में कंट्री ए wheat, कंट्री बी cloth, over other commodity, and other country could in turn produce another commodity at absolute advantage over first. तो ये पूरा हाईलाइट करो। ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज वुड बी म्यूचुअली बेनिफिशियल इफ, अब आपको एग्जांपल थ्योरी समझने के लिए था,
एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पैराग्राफ में दिया है ये समझना या ये याद रखना जरूरी है, ये पूरा हाईलाइट कीजिए। तो इन अदर वर्ड्स, प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज रेफर्स to the ability of party, that is individual or a firm or country, to producer of greater quantity of a good, product or service than competitors using same amount of resources. The Adam Smith first described the principle of absolute advantage in context of international trade using labor as only input. तो हमने भी input labor ही consider किया था, 1 hour, right? Since absolute advantage is determined in simple comparison of labor productivity, it is possible for nation to have no absolute advantage in anything. In that case, according to this theory, the absolute advantage, no trade will occur with other nation. मतलब क्या है, ये थ्योरी क्या कहती है, कंट्री ए के पास एटलीस्ट एक प्रोडक्ट बनाने का एब्सोल्यूट एडवांटेज होना चाहिए, जैसे कि व्हीट। कंट्री बी के पास दूसरा प्रोडक्ट बनाने का एब्सोल्यूट एडवांटेज होना चाहिए, जैसे क्लॉथ। ओके, नाउ देयर आर सम कंट्रीज जिनके पास सारे रिसोर्सेज है। ओके, से कंट्री ए, उनके पास व्हीट बनाने के ज्यादा रिसोर्सेस है, तो व्हीट 6 यूनिट्स, कंट्री बी सिर्फ 1 यूनिट बना रही है। क्लॉथ, कंट्री ए के पास ही क्लॉथ बनाने की भी रिसोर्सेस ज्यादा है, से यहाँ पे 4 यूनिट बना रहे हैं, कंट्री बी 2 यूनिट बना रही है। तो बताइए व्हीट मैन्युफैक्चर करने का एब्सोल्यूट एडवांटेज किसके पास है, कंट्री ए। क्लॉथ मैन्युफैक्चर करने का एब्सोल्यूट एडवांटेज किसके पास है, अगेन कंट्री ए। तो यहाँ पे ट्रेडिंग होगा ही नहीं एज पर दिस थ्योरी। ओके, ट्रेडिंग कब होगा, दो कंट्रीज में, एक कंट्री के पास व्हीट बनाने का एडवांटेज है, दूसरे कंट्री के पास क्लॉथ बनाने का एडवांटेज है, देन दे शुड बी एक्सचेंजिंग द रिसोर्सेस। ओके, अगर दोनों रिसोर्सेस एक ही कंट्री के पास है, दूसरी कंट्री बेचारी गरीब है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो इन दैट केस इन दोनों के बीच कोई ट्रेडिंग होगा ही नहीं। कंट्री ए कंट्री बी के साथ कोई ट्रेडिंग ही नहीं करेंगे, उनके पास कोई रिसोर्स नहीं है, तुम घर जाओ। जिसके पास दूसरा प्रोडक्ट बनाने के रिसोर्स है, हम उनके साथ एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, एज पर दिस थ्योरी। अब नेक्स्ट थ्योरी ये इशू को एड्रेस करेगी, कंपैरेटिव एडवांटेज, वो बाद में देखेंगे। हैव यू अंडरस्टूड दिस? इट कैन बी कॉन्ट्रास्टेड विद द कांसेप्ट ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। तो ये नेक्स्ट थ्योरी में, which refers to ability to produce specific goods at lower opportunity cost. Now there are some assumptions, ये रीड करो आप। तो फिलहाल हमने जो कंसिडरेशन देखा था उसमें 2 ही कंट्री इन्वॉल्व थी, 2 ही गुड्स हमने अज्यूम किए थे, एक ही लेबर अज्यूम किया था, ये सारे अजम्पशंस है। सिर्फ 2 कंट्री अज्यूम किया हुआ है, ये अजम्पशन भी आ सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। ओके, तो यू विल गेट द आइडिया ऑफ क्वेश्चन व्हेन विल रीड द क्वेश्चंस लेटर ऑन। लेकिन फिलहाल फोकस क्या है, थ्योरी समझना है, उसके पॉइंट्स रीड करना प्रॉपरली। देखिए यहाँ पे अजम्पशन बस 2 कंट्री एंड 2 कमोडिटी फ्रेमवर्क लिया हुआ है। जब मल्टीपल कमोडिटीज हो तो ये थ्योरी इतनी कॉम्प्लेक्स एडजस्ट कर नहीं सकती। ओके, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अब वी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्लॉथ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डिफरेंस होगा उसमें, लेकिन वो एड्रेस नहीं करते। देखिए हमने भी जब कैलकुलेट करा, अब देखिए व्हीट की प्राइस एंड क्लॉथ की प्राइस क्या डिफरेंट होगी, यस, लेकिन हमने प्राइस के टर्म्स में कंसीडर ही नहीं किया, डिस्कशन हमने आवर्स में कैलकुलेट करके देखा था। एडवांटेज जो हमने चेक करना था, ए के केस में हाफ आवर एंड बी के केस में कुछ तो 4 आवर्स हमने कैलकुलेट किया था। तो एडम स्मिथ ने जो थ्योरी दी है दैट इज कैलकुलेटिंग द एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ आवर्स, लेकिन एक्चुअल में प्राइस जब अलग अलग होगी तो सिनारियो विल बी चेंजिंग इन लॉट मोर मैनर। ओके, तो इसलिए मैंने कहा था कि ये थ्योरी एक जमाने की है, आज के डेट में रियल वर्ल्ड में इतना इसका कंटेक्स्ट एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन क्योंकि थ्योरी है आपके सिलेबस में हमें रीड करना है। ओके, He assumed that labor was mobile within the country, immobile within the countries। मतलब क्या, लेबर अपने अपने कंट्री में मोबाइल से बात कर सकते हैं, दूसरे कंट्री वालों के साथ मोबाइल पे बात नहीं करेंगे, ठीक है नहीं? इट मींस लेबर अपने कंट्री में कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन एक कंट्री से दूसरे कंट्री में नहीं जाएंगे। ये अजम्पशन है, ये भी आज के रेट में एप्लीकेबल नहीं है। आज के रेट में जब आप क्वालिफाई होंगे पहले इंडिया के बाहर जाओ, बराबर है कि नहीं, या इंडिया में काम करोगे।
अब डिपेंड करता है अगेन पर्सन टू पर्सन, राइट। आई एम नॉट सेइंग कि व्हाट इज करेक्ट। अब लोग कहते हैं कि इंडिया में काम करना मीन्स एज अ व्हाट वी कैन से इथिकली you should be, or morally you should be working for the betterment of our country, right? तो टू सम एक्सटेंट इट इज करेक्ट, नो डाउट, कि हमें जब इतने सारे फैसिलिटीज इंडिया से मिल रहे हैं, एजुकेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो हमने काम करना चाहिए इंडिया में। बट द प्रॉब्लम इज कि जब आप इतना काम कर रहे हो, प्रोडक्टिविटी इतना दे रहे हो, इफ यू आर गिविंग, तो रिवॉर्ड भी उसी मैनर में होना चाहिए। यूएसए में लोग क्यों भागते हैं? क्योंकि वहां पे जो लेबर पर्सन है उनका रिस्पेक्ट है। अगर आप में टैलेंट है तो दे आर पेइंग अ वेरी हाई रिवॉर्ड। अपने कंट्री में टैलेंट के लिए रिवॉर्ड नहीं होता, ओके। सो इफ आई एम टैलेंटेड एंड इफ आई एम रेडी टू पुट माई टैलेंट इन माई कंट्री, देन डेफिनेटली आई शुड बी रिवॉर्डेड। मेरा टैलेंट का कोई दूसरा फायदा ले रहा है, मुझे रिवॉर्ड नहीं दे रहा, तो व्हाई आई शुड बी सिटिंग इन द कंट्री? आई शुड बी गोइंग अब्रॉड एंड यूजिंग माई टैलेंट फॉर माई डेवलपमेंट। देन हर कोई पर्सन अपनी डेवलपमेंट के लिए भी बैठा हुआ है, राइट। एंड अगर सुधारना है, नो डाउट यू शुड बी वर्किंग इन इंडिया, लेकिन पहले उसके लिए पॉलिटिशियन सारे प्रॉपर होने चाहिए। अगर पॉलिटिशियंस इथिकली काम करे, देन आई विल से कि हर एक पर्सन जिसने इंडिया में एजुकेशन लिया, उसने इंडिया में ही काम करना चाहिए, ओके। तो पूरा सिस्टम अगर प्रॉपर हो, नो डाउट यू शुड बी वर्किंग। अगर सिस्टम ही प्रॉपर नहीं है तो ज्ञान देके क्या फायदा कि आपको इंडिया में काम करना चाहिए, ओके। तो मोस्टली लेबर मोबाइल होता है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, बट यहां पे हम अज्यूम करके चल रहे हैं इट इज इमोबाइल, ओके। फर्दर तो सेम, एक कमोडिटी का लोअर कॉस्ट है, दूसरे कमोडिटी का दूसरे कंट्री में लोअर कॉस्ट। हैव यू अंडरस्टूड दिस थियरी? अब आई गेस सेकेंड थियरी में उन्होंने ये सेम एग्जांपल कंटिन्यू किया रहेगा यहाँ पे, नहीं डिटेल में उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया है। चलो, जो एग्जांपल हमने डिस्कस किया था, ये कंपैरेटिव एडवांटेज समझने के लिए ये एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। वैसे ये जो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ इंटर के मॉड्यूल में था, एज इट इज थियरी वहां से कॉपी पेस्ट करिए, वहां के जो एग्जांपल बस निकाल दिएगा। तो इंटर में ये सेम टॉपिक कुछ तो 28 पेज का था, ये 13 पेज का दिया है। एज इट इज कंटेक्स्ट है, लेकिन जो एग्जाम्पल कंसेप्ट समझने के लिए था वो निकाल दिया है। तो अगर आप जस्ट विदाउट कंसेप्ट रीड करोगे तो कुछ रिलेट नहीं होगा, ओके। कैन वी कंटिन्यू? अच्छा हाँ, व्हाट आई वाज कंसीडरिंग कि ये थ्योरी कंप्लीट करने तक कंटिन्यू करते हैं, मैथ्स नहीं लेंगे आज, ओके। विल कंटिन्यू विद दिस पार्ट ओनली, एटलीस्ट मेजर पार्ट ये चैप्टर का कंप्लीट होगा तो ये यूनिटी कंप्लीट होगा। सो टुमारो आई कैन स्टार्ट विद द मोर इंपॉर्टेंट यूनिट, ओके। सो वी आर कंटिन्यूइंग द इकोनॉमिक्स ओनली। तो नेक्स्ट थ्योरी इज comparative advantage. Now this is as a criticizing point of absolute advantage. Absolute advantage में हमने क्या assume किया था? Country A and country B wheat मैन्युफैक्चर करने का absolute advantage यहां पे था, country B के पास नहीं था। क्लॉथ मैन्युफैक्चर करने का एब्सोल्यूट एडवांटेज यहाँ पे था, यहाँ पे कुछ तो से 4 अज्यूम किया था या से 3 अज्यूम किया, 2 अज्यूम किया था, व्हाटएवर इट इज। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज में हमने क्या देखा था कि कंट्री ए के पास व्हीट मैन्युफैक्चर करने का एब्सोल्यूट एडवांटेज है, तो जितने भी रिसोर्सेज है आप व्हीट ही मैन्युफैक्चर करो, राइट। कंट्री बी के पास क्लॉथ मैन्युफैक्चर करने का एब्सोल्यूट एडवांटेज है, तो आपने क्लॉथ ही मैन्युफैक्चर करना है अबंडेंटली एंड एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे। यहां पे हमने देखा था कि एक कंट्री के पास सारे रिसोर्सेस है, दूसरे कंट्री के पास रिसोर्सेस ही कम है, तो हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करेंगे नहीं, बराबर। अब ये पॉइंट को क्रिटिसाइज करते दिस थ्योरी। व्हाट दिस थ्योरी सेज, देयर इज पॉसिबिलिटी कि व्हीट यूनिट पर आर 6 बना रहे, बी 1 बना रहे, मतलब फॉर यूनिट विच कंट्री इज हैविंग बेनिफिट और एडवांटेज? ए। क्लॉथ यूनिट पर आर 4 कंट्री ए मैन्युफैक्चर कर रही है, वेयर एज कंट्री बी 2 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। मतलब यूनिट व्हीट के भी रिसोर्सेज कंट्री ए के पास है एंड क्लॉथ के भी रिसोर्सेज कंट्री ए के पास है, कंट्री बी के पास ज्यादा रिसोर्सेज है ही नहीं, ओके। तो ये सिचुएशन एब्सोल्यूट एडवांटेज ने कहा था कि ऐसे सिचुएशन में हम इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे नहीं, उसको क्रिटिसाइज किया है बाय दिस कंपैरेटिव एडवांटेज। ये कहता है कि अगर कंट्री ए के पास दोनों प्रोडक्ट से रिलेटेड एडवांटेज है, फिर भी वो इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे एंड दोनों कंट्री को फायदा होगा। कैसे वो समझते, पहले तो सिनारियो समझ में आया। तो दोनों
प्रोडक्ट का एडवांटेज कंट्री ए के पास। ओके, तो यहां पे दोनों कंट्री कैसे बेटर होंगे, बाय डूइंग सम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन दैट वी आर कंसीडरिंग। अब हमें ये चेक करना है, अगर हमें कंट्री ए की बात करूं, कंट्री ए की बात करूं तो वीट पर आर कितना बन रहा है 6, क्लॉथ पर आर कितना बन रहा है 4। दोनों के लिए बेस हमने 1 आर लिया है, तो कंपैरेटिव एडवांटेज कंट्री ए के पास कौन से प्रोडक्ट से रिलेटेड ज्यादा है, वीट का या क्लॉथ का? वीट का ना। 1 घंटा अगर हम काम करेंगे वीट में तो 6 यूनिट्स बनाएंगे, क्लॉथ अगर वही 1 आवर लेबर काम करेगा तो सिर्फ 4 यूनिट्स बनाएंगे। तो कंपैरेटिव एडवांटेज कंट्री ए के लिए वीट बनाने में, ओके, वेयर एज कंट्री बी वीट पर आवर 1 यूनिट बना रहे एंड क्लॉथ पर आवर 2 यूनिट्स बना रहे, तो कंपैरेटिव एडवांटेज भले एज कंपेयर टू ए कम ही है, लेकिन अगर मैं सिर्फ कंट्री बी की बात करूं तो वीट 1 आवर में कितने 1 यूनिट बनेंगे एंड क्लॉथ 1 आवर में कितना बनेगा 2 यूनिट्स। तो कंपैरेटिव एडवांटेज कंट्री बी का क्लॉथ से एंड कंट्री ए का वीट से। तो अगेन दिस थ्योरी सेज कि आपके पास जो प्रोडक्ट बनाने की कंपैरेटिव एडवांटेज ज्यादा है वही अबंडेंटली मैन्युफैक्चर करो। ओके, तो कंट्री ए क्या करेगा, अभी सिर्फ वीट बनाएगा 2 आवर्स यूज करके, तो 2 आवर्स में वीट कितना बनेगा उनका, यहां पे 12 बनेंगे ना, एंड क्लॉथ कितना बनेगा 0, राइट। वेयर एज कंट्री बी, अब वो क्या करेंगे, उनके पास कंपैरेटिव एडवांटेज क्लॉथ बनाने का है तो वो वीट मैन्युफैक्चर ही नहीं करेंगे, तो 0। क्लॉथ कितना बनेगा उनके पास 4, राइट। अब कंट्री ए के पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए, कंट्री ए को पहले वीट कितना रिक्वायर्ड था 6 यूनिट्स, उन्होंने मैन्युफैक्चर कितने करे 12, तो अपने कंट्री ए को जितना पहला रिक्वायर्ड था 6 वो खुद के पास रखेंगे, एक्सेस जो बन रहा है वो कंट्री बी को देंगे, ओके, एंड बदले में उतने यूनिट्स क्लॉथ लेंगे। ओके, तो जब इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे, ये तो फिलहाल मैन्युफैक्चर हुआ, ठीक है, अब इंटरनेशनल ट्रेड जब करेंगे तो क्या होगा समझे, कंट्री ए वीट कितना बनाया उन्होंने 12, रिक्वायरमेंट कितना था उनको 6, तो खुद के पास 6 रखेंगे, बाकी का एक्सचेंज करेंगे कंट्री बी को, एक्सेस जो है 6 यूनिट्स उनको भेजेंगे। ओके, बदले में क्या लेंगे 6 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ, राइट। अब फिलहाल वैसे प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं कि 4 में से 6 देंगे, लेकिन जस्ट फॉर कैलकुलेशन हम माइनस में फिगर्स ले रहे हैं। ओके, तो कंट्री बी अब 6 यूनिट्स क्लॉथ देगी कंट्री ए को, राइट, तो क्लॉथ 6 यूनिट्स है, कंट्री बी के पास कितने थे 4, उसमें से अगर वो 6 दे रहे तो बचा कितना -2। अगेन रियल वर्ल्ड में जब आपने 4 यूनिट्स क्लॉथ बनाया तो उसमें से 6 कैसे देंगे, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये जस्ट थियोरेटिकली हम कंसेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, क्योंकि जब फिगर चेंज करेंगे यानी ये पॉजिटिव में लेकर के जाओ तो इट इज पॉसिबल टू रिलेट, लेकिन फिलहाल के लिए समझिए कंट्री ए ने एक्सेस मैन्युफैक्चर किया था 6 यूनिट्स, तो वो एक्सचेंज करा, बदले में 6 यूनिट्स क्लॉथ का लिया। ओके, तो अब अगर मैं फोकस करूं सिर्फ कंट्री ए के ऊपर, तो बिफोर इंटरनेशनल ट्रेड आफ्टर इंटरनेशनल ट्रेड वीट एंड क्लॉथ, बिफोर इंटरनेशनल ट्रेड कितना था 6 यूनिट्स, ये वाला सिनारियो, एंड 4 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ, आफ्टर इंटरनेशनल ट्रेड 6, तो भले वीट में कोई फायदा नहीं है, लेकिन क्या क्लॉथ में 2 यूनिट्स का फायदा हो रहा है, तो कंट्री ए का फायदा हो रहा है, राइट। अगर हम आवर्स में कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे 1 आवर रिक्वायर्ड था, यहां पे भी 1 आवर रिक्वायर्ड था, अब 6 यूनिट्स है मतलब 1 आवर एज इट इज, जितने यूनिट से पहले वीट सेम है, मतलब आवर्स में कोई फायदा नहीं है, लेकिन 6 यूनिट्स एज कंपेयर टू 4 मतलब 2 यूनिट्स एडिशनल मिल रहा है। 1 यूनिट मैन्युफैक्चर करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड था, अगर 1 आवर में या 60 मिनट्स में आप 4 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करें तो 1 यूनिट के लिए 15 मिनट्स, तो यहाँ पे 2 यूनिट्स एडिशनल है, तो कैन वी से 30 मिनट्स का फायदा है। हमने अभी भी इनपुट लेबर ही कंसिडर किया, तो फायदा मैं इनपुट में कैलकुलेट कर रहा हूँ, रिसोर्स में कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो 30 मिनट्स मेरा रिसोर्स जो लेबर है वो सेविंग हो रहा है, तो ये मेरा फायदा है। सो दिस इज द बेनिफिट फॉर कंट्री ए। ओके, कंट्री बी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, कंट्री बी बिफोर इंटरनेशनल ट्रेड आफ्टर इंटरनेशनल ट्रेड, क्लॉथ
कंट्री बी कितना बना रही थी पहले बिफोर इंटरनेशनल ट्रेड? वीट 1 एंड क्लॉथ 2। तो वीट 1 क्लॉथ 2, राइट। अब इंटरनेशनल ट्रेड करने के बाद वीट कितना है उनके पास? 6 यूनिट्स, बराबर ना। यहां पे एक्सचेंज हमने किया था 6, कहां गया ये 6 यूनिट्स। एंड क्लॉथ कितना है? -2 में, बराबर। उन्होंने कंट्री ए से 6 यूनिट्स लिया, बदले में 6 यूनिट्स क्लॉथ दिया, तो ये -2। अब देखिए फायदा कितना है यहाँ पे? 5 यूनिट्स वीट का फायदा है, 2 यूनिट्स क्लॉथ का नुकसान है। क्या 3 यूनिट्स फिर भी फायदा है उनको, राइट। अगर मैं आवर्स में कैलकुलेट करूं, क्योंकि मेरा इनपुट या रिसोर्स हमने लेबर कंसिडर करा है, तो रिसोर्स वी आर कंसिडरिंग एज अ लेबर, तो लेबर के टर्म्स में, आवर्स के टर्म्स में फायदा कैलकुलेट करते हैं। पहले 1 आवर में 1 यूनिट हम वीट बना रहे थे, अब मुझे फायदा कितने यूनिट्स का हुआ है? 5 यूनिट्स का हुआ है फायदा। तो आवर्स में कितने आवर्स का फायदा हुआ है? 5 आवर्स का फायदा हुआ है कंट्री बी को, राइट। फर्दर क्लॉथ, 1 आवर में हम 2 यूनिट्स बना रहे हैं, मतलब 1 यूनिट के लिए टाइम कितना था? 30 मिनट्स, राइट। अब 2 यूनिट का नुकसान हो रहा है मुझे, तो 2 यूनिट का नुकसान हो रहा है, मतलब टाइम में कितने आवर्स का नुकसान हो रहा है पर यूनिट? 30 मिनट्स। तो 1 आवर का लॉस हो रहा है, क्योंकि मुझे एक्सेस प्रोडक्शन करके उनको भेजना है, बराबर। मेरे पास पहले 4 यूनिट्स की कैपेसिटी थी, मैं 6 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करके भेज रहा हूं, मतलब एक्सेस 1 आवर मेरा नुकसान हो रहा है। फिर भी क्या 4 आवर्स का फायदा हो रहा है मुझे? दिस इज द बेनिफिट। तो देखिए पहले एब्सोल्यूट एडवांटेज में हमने क्या देखा था कि दोनों कंट्री के पास एक एक प्रोडक्ट का बेनिफिट हो तो ही इंटरनेशनल ट्रेड होगा। अब हमने देखा कंट्री ए के पास ही दोनों बेनिफिट है, फिर भी अगर वो ये चेक करेंगे कि उनका प्रोडक्ट वीट एंड क्लॉथ में से किसके लिए अपॉर्चुनिटी बेनिफिट ज्यादा है, तो उसी का मैन्युफैक्चर करेंगे। कंट्री बी के लिए दूसरा ज्यादा होगा, तो दे शुड बी डूइंग स्टिल इंटरनेशनल ट्रेड, दोनों कंट्री को फायदा होगा। हैव यू अंडरस्टूड दिस कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी? नाउ रीड, you read. जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो हाईलाइट करो। तो हमने जो एग्जांपल लिया था वीट एंड क्लॉथ में, उन्होंने स्टील एंड शर्ट का एग्जांपल लिया। तो रीड करो सेम कंटेक्स्ट में। देखिए कंट्री बी दोनों में कम है। कंट्री ए का 1 आवर में कितना बना सकते हैं? 3 किलोग्राम ऑफ स्टील, 2 शर्ट्स। कंट्री बी 1 किलोग्राम ऑफ स्टील एंड 1 शर्ट, मतलब दोनों प्रोडक्ट में उनका एडवांटेज कमी है, राइट। फिर भी इंटरनेशनल ट्रेड होगा। तो मुझे बताइए ये रीड करके आपको समझ में आ रहा है? ये जो एग्जांपल हमने डिस्कस किया था वो समझ में आ रहा है? वो एग्जांपल लिख ले, यू टेल फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अगर ये बेसिस पे समझ में आ रहा है तो ये कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज जो एग्जांपल हमने डिस्कस करा था वो स्टेप वाइज लिख सकते टू अंडरस्टैंड।
हमने जो एग्जांपल किया था वो स्टेप वाइज लिख ले, काम कीजिए, देन ये रीड करने में कोई पॉइंट नहीं है, विल फ्रेम आवर एग्जांपल ओनली। मतलब ये भी एग्जांपल जो हमने दिया हुआ है वो स्टडी मॉड्यूल का ही था वैसे। तो हेडिंग लिखिए, अगर आपने बुक लाई हो तो, कंपैरेटिव एडवांटेज। एग्जांपल, assumption there are 2 hours of labor as resource. There are 2 hours of labor as resource. ये किसने दिया था वो भी लिखे, डेविड रिकार्डो। तो पहले फर्स्ट सिनारियो लिखे, कंट्री ए, वीट, यूनिट्स पर आवर 6 एंड यहाँ पे 1, क्लॉथ यूनिट्स पर आवर 4 and 2. Country A, I'll just take the words which are been given. Country A is more efficient in both products. Country A is more efficient in both products. दोनों के लिए यहाँ पे ये आर आर इंपॉर्टेंट है, पर आर। मतलब मुझे क्या सोचना है, कंट्री ए 1 आवर में वीट 6 बना सकते हैं, वही रिसोर्स 1 आवर यूज करके क्लॉथ 4 बनाएंगे। तो कंपैरेटिव एडवांटेज किस में ज्यादा है, वीट में ज्यादा है। ओके, यहां पे लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कंट्री ए हैज मोर कंपैरेटिव एडवांटेज टू मैन्युफैक्चर वीट। दोनों, हैव यू अंडरस्टूड व्हाई वीट? दोनों के लिए रिसोर्स सेम ही है वैसे, एक आर, लेकिन वीट ज्यादा यूनिट्स बना सकते हैं हम, तो कंपैरेटिव एडवांटेज एज कंपेयर टू क्लॉथ वीट में ज्यादा है। यहां पे अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, बिकॉज इट कैन प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ यूनिट्स इन सेम रिसोर्स, दैट इज 1 आवर। रिसोर्स हम लेबर कंसिडर कर रहे हैं। Country has more comparative advantage to manufacture wheat. And same point, country B has more comparative advantage to manufacture cloth. Same reason.
डन। कंट्री ए should manufacture only wheat and export excess to country B. Country A should manufacture only wheat and export excess to country B. Whereas country B should manufacture only cloth and export to country A. यहाँ पे देखिए that is use 2 hours, यहाँ पे भी that is use 2 hours। पहले 1-1 घंटे हम व्हीट एंड क्लॉथ मैन्युफैक्चर करेंगे, अब दोनों आवर्स सिर्फ कंट्री ए व्हीट मैन्युफैक्चर करेगी, कंट्री बी क्लॉथ मैन्युफैक्चर करेगी। So you can write both country works 2 hours and manufacture only one product। तो कंट्री ए के पास व्हीट कितना होगा 12 यूनिट्स, क्लॉथ नील। कंट्री बी के पास व्हीट नील होगा, क्लॉथ 4, बराबर ना। 6 इंटू 2 एंड यहाँ पे 2 इंटू 2। 6 यूनिट्स पहले एक आवर में बना रहे थे, तो 2 आवर्स में 12 होंगे। एंड पहले कंट्री बी 2 यूनिट्स बना रही थी क्लॉथ में, तो 2 आवर्स काम करेंगे तो 4 होगा। ये 2 आवर्स है एंड यहाँ पे भी ये 2 आवर्स है। ये सिर्फ मैन्युफैक्चर लिखा है हमने, अभी इंटरनेशनल ट्रेड नहीं किया है, सिर्फ मैन्युफैक्चर करने के बाद इतने यूनिट्स रहेंगे, राइट। नाउ इंटरनेशनल ट्रेड। कंट्री ए will export 6 units of wheat and take 6 units of cloth from country B। कंट्री ए विल एक्सपोर्ट 6 यूनिट्स ऑफ व्हीट एंड टेक 6 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ। हम यहाँ पे मान के चल रहे जितना यूनिट हमने व्हीट के लिए दे रहे हैं उतना ही यूनिट क्लॉथ का लेंगे, क्योंकि प्राइस में कंसिडर नहीं कर रहे हम, यूनिट्स में कंसिडर कर रहे हैं। अब इसके नीचे दिखाइए कंपैरेटिव एडवांटेज। कंपैरेटिव एडवांटेज फॉर कंट्री ए। comparative advantage for country A। कंट्री ए के लिए क्या करिए, बिफोर एंड आफ्टर, इस तरह से लिखिए, बिफोर इंटरनेशनल ट्रेड एंड आफ्टर व्हीट क्लॉथ 6-4, आफ्टर क्या होगा 6-6। तो यहाँ पे बेनिफिट नील, यहाँ पे 2 यूनिट्स दैट इज हाफ आवर, ये बेनिफिट हाईलाइट करना। कंट्री ए इंटरनेशनल ट्रेड करने से पहले व्हीट 6, क्लॉथ 4, इंटरनेशनल ट्रेड करने के बाद 6-6 ना, 6 यहां से सेंड करेंगे तो उनके पास बचे 6,
बदले में क्लॉथ कितना लेंगे 6। तो वीट में भले कोई फायदा नहीं, लेकिन क्लॉथ में 2 यूनिट का फायदा है, राइट। तो यहाँ पे 1 आवर में 4 यूनिट बन रहे थे, तो 1 यूनिट के लिए टाइम कितना 15 मिनट, तो 2 यूनिट्स के लिए मतलब हाफ आवर 15 मिनट्स इंटू 2। ये कैलकुलेशन मैंने किया। ये क्लॉथ के लिए दिखाना है तो दिखा सकते हैं। 1 आवर में पहले कितने बन रहे थे 4 यूनिट्स, तो 1 यूनिट के लिए टाइम कितना है 15 मिनट्स। तो अगर हम आवर्स में बेनिफिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो हाफ आवर का फायदा हो रहा है कंट्री ए का। यहां पे हम एक्सचेंज रेशियो इक्वल मान रहे हैं। अब कंट्री ए क्योंकि स्ट्रांग है, राइट, कंट्री ए के पास ज्यादा रिसोर्स है ना, तो कंट्री ए क्या करेगी 6 यूनिट जब भेजेगी तो बदले में 6 यूनिट्स को आप नहीं मांगेगी, वो ज्यादा मांगेगी, राइट, डिपेंडिंग अपॉन द नेगोशिएशन पावर। लेकिन ये दे विल मेक श्योर कि कंट्री बी का भी फायदा होगा। कंट्री बी का अपने एग्जांपल में ऊपर जब हमने कैलकुलेट किया ऑलमोस्ट 4 घंटे का फायदा होगा, तो दे विल मेक श्योर कि उनको 1 घंटे का ही फायदा हो रहा है। तो बदले में आप 6 यूनिट्स नहीं लेंगे, 12 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ लेंगे, ओके। लेकिन एग्जांपल के लिए हमने इक्वल यूनिट्स अज्यूम करा हुआ है, ओके, डन। अब यहां पे अगेन इंटरनेशनल ट्रेड कंट्री बी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंट्री बी विल एक्सेप्ट 6 units of wheat and send 6 units of cloth in exchange. Country B will accept 6 units of wheat and send or export 6 units of cloth in exchange. Next line, comparative advantage for country B. Again, before international trade and after international trade. Before, after. Wheat, cloth. पहले कितना बना रहे थे 1 2, शुरुआत में हमने ऊपर लिखा है। अब आफ्टर एक्सचेंज व्हीट कितना मिल रहा है 6, राइट, एंड क्लॉथ 2 बना रहे थे, लेकिन एक्सचेंज में आप कितना देना होगा, सॉरी बिफोर एंड आफ्टर 1 2, यहां पे क्या गलत लिखा क्या मैंने, 1 2 एंड माइनस 2, हाँ बराबर -2 कैसे होगा अभी, ये हमने ऊपर लिखा है, यहाँ पे 6 बना रहे, वो कितना बना रहे सपोज, सॉरी यहाँ पे 4 बना रहे ना, 4 में से 6 भेजा उन्होंने, तो -2 बचा, बराबर। तो बेनिफिट कितने यूनिट्स का बेनिफिट 5 यूनिट्स। तो आवर्स में भी कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे दिखा सकते हैं आप इसको जस्ट एरो करके 1 आवर 1 यूनिट, तो बेनिफिट कितने यूनिट का हो रहा है 5 यूनिट्स का, तो कितने आवर होगा इक्विवेलेंट 5 आवर्स, तो बेनिफिट यहाँ पे 5 आवर्स, एंड यहाँ पे एरो करके देखिए 1 आवर 2 यूनिट्स, तो 1 यूनिट के लिए कितना टाइम लग रहा था 30 मिनट्स, बराबर। अब नुकसान कितना हो रहा है, एक्चुअली हमने शायद से 2 यूनिट्स लिखा था, लेकिन एक्चुअल 4 यूनिट्स का नुकसान हो रहा है, बराबर ना। पहले खुद के पास 2 थे, अब -2 है, 4 यूनिट्स का नुकसान हो रहा है। तो अगर 1 यूनिट बनाने के लिए 30 मिनट्स भी लग रहा है, तो 4 यूनिट का नुकसान मतलब कितना 2 आवर्स का नुकसान, राइट। ये नुकसान जो है मैं लॉस में लिख रहा हूं। फिर भी अगर यूनिट की भाषा में देखेंगे तो 1 यूनिट का फायदा, एंड यहाँ पे आवर्स में 3 आवर्स का फायदा, दिस इज द बेनिफिट। मतलब कंट्री बी जिसके पास एज सच दोनों प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई एडवांटेज नहीं था, अब उनको भी फायदा हो रहा है 1 यूनिट का या 3 आवर्स का फायदा हो रहा है। दिस इज द थियरी। अगर ये इतना सिंपल नहीं होता जितना हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में 100 एंड नंबर थाउजेंड्स ऑफ गुड्स आर देयर, तो ऐसे थोड़ी ना होगा। सिंपल सा पार्ट है, अपने कंट्री में जो अबंडेंटली बन रहा है वो एक्सपोर्ट करेंगे, दूसरे कंट्री में जो अबंडेंटली बन रहा है वो एक्सपोर्ट करेंगे। अब गल्फ कंट्रीज में उनके यहाँ पे ऑयल ज्यादा है, तो ऑयल ज्यादा उनके यहाँ पे जितना रिक्वायर्ड है उनको वो एक्सपोर्ट करेंगे।
अपने गल्फ कंट्रीज अपनी बात करें तो उनके यहाँ पे क्या है, ऑयल ज्यादा है तो हमें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन गल्फ कंट्रीज में पानी नहीं मिलता तो हम वाटर बॉटल्स एक्सपोर्ट करते हैं वहां पे। अपने यहाँ पे तो अब अबंडेंटली पानी ही पानी है, तो मिनरल वाटर्स जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं, गल्फ कंट्रीज एक्चुअल में परचेस करता है हमसे, एंड दैट टू नॉट एट 20 रुपीज, उनकी प्राइस ज्यादा है क्योंकि वहां पे पानी अवेलेबल नहीं है, स्कैरसिटी है, तो वाटर बॉटल वहां पे बहुत ज्यादा महंगा है, तो दे आर परचेसिंग फ्रॉम अस एंड वी आर परचेसिंग ऑयल फ्रॉम अस। सिंपल सा रूल, अपने कंट्री में जो ज्यादा अबंडेंटली अवेलेबल है एक्सपोर्ट करेंगे, कम है इंपोर्ट करेंगे, राइट। लेकिन ये थ्योरी के फॉर्म में दिया हुआ है, बस ये एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। अब ये जस्ट मैं आपको थ्योरी एक्सप्लेन करता हूँ, रीडिंग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ओके। हेक्स्चर-ओलिन थ्योरी ऑफ ट्रेड, अब ये क्या कहता है, हेक्स्चर-ओलिन ट्रेड डिटेल में रीड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, फिलहाल जस्ट डिस्कस करते हैं। हेक्स्चर-ओलिन कहता है कि पहले तो फैक्टर रिसोर्सेस या फैक्टर एंडोमेन भी कह सकते हैं। क्या क्या है फैक्टर रिसोर्सेस, क्या क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सिंपल वर्ड्स में, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, राइट। व्हाट इट सेज, दिस थ्योरी क्या कहता है कि एक कंट्री में एक फैक्टर हो सकता है अबंडेंटली अवेलेबल है, बराबर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में बताइए टेक्नोलॉजी अबंडेंटली अवेलेबल है या लेबर अबंडेंटली अवेलेबल है, लेबर, तो अपने यहां पे लेबर अबंडेंटली अवेलेबल है, तो कैन आई से कि लेबर जो है वो सस्ता होगा अपने कंट्री में, राइट। तो अगर मैं लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन करूं तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी लो। अपने यहाँ पे टेक्नोलॉजी ज्यादा अवेलेबल नहीं है तो हमें क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। अब वो बहुत कॉस्टली प्राइस में हमें सेल कर रहे हैं, राइट। इससे क्या हो रहा है, अगर मैं टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने जाऊं मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन अपने यहाँ पे लेबर इतने अबंडेंटली अवेलेबल है, लोगों के पास काम नहीं है। ऐसे अगर आप यूथ देखो तो आज के डेट में आधी से ज्यादा यूथ तो व्हाट्सएप एंड इंस्टा रील्स वगैरह देखने में टाइम वेस्ट करती है। मैंने कितनी बार आपको कहा है कि मैं जब घर जाता हूँ तो वहां पे देखता हूँ कि यूथ सिर्फ फोटोग्राफी में इन्वॉल्व होते हैं, तरह तरह के, मॉडलिंग तो करना नहीं है लेकिन फोटोग्राफी निकालते रहते हैं। जब मैं मोस्टली रात को जाता हूँ घर, डेली में 8-9 बजे घर जाता हूँ, आई डू सी एवरी डे एक 4 लोगों के बच्चे, मतलब आपके एज के हैं या आपसे भी छोटे होंगे, रंका के आस पास जो ऐसे डेस्क है वहां पे बैठे रहते, गेम खेलते रहते वो इंटरनेट पे। अब लिटरली आई डू फील मींस पिटी फॉर देम एंड पेरेंट्स। अब पेरेंट्स को पता ही नहीं है उन्होंने दे आर केयरिंग और नॉट। अब बच्चे एट दिस एज यू शुड बी थिंकिंग ऑफ योर करियर एंड गेम खेल रहे हैं, क्या करियर होगा उनका एट दिस एज। डेफिनेटली भले रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है ये, लेकिन एटलीस्ट यू शुड बी थिंकिंग ऑफ योर करियर, राइट। अब आधे से ज्यादा बच्चों को अपने करियर के बारे में टेंशन ही नहीं रहता, right? Many times when I see your faces also, some of the students I can understand you are really very serious, but some of the students on the faces I understand कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, right? Many times I do realize आप just अन्य से आपके पेरेंट्स के रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हो, okay? तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बट व्हाट आई वांट टू से इज कि अपने यहाँ पे लेबर इतना अबंडेंटली अवेलेबल है, तो इतना ज्यादा लेबर अबंडेंटली अवेलेबल होने से जब हम उनको डिप्लॉय करेंगे तो सस्ता लेबर मिलेगा। आपको पता है अपने यहाँ पे जो घर में जो काम करने के लिए लोग आते हैं, मेड्स, उनको हम कितना देते हैं, 1000-2000 रुपए, राइट। तो अगर मैं उसको डॉलर में कन्वर्ट करूं तो इक्विवेलेंट को कितना आएगा, 100-200 डॉलर आएगा, उतना भी नहीं शायद से, राइट। लेकिन यूएसए में मेड्स कितने में आते हैं पता है, ऑलमोस्ट 10-15 हजार के ऊपर डॉलर्स में पे करना पड़ता है, क्योंकि वहां पे मेड्स अवेलेबल ही नहीं है, घर का काम करने के लिए लोग अवेलेबल ही नहीं है वहां पे। तो वहां पे लेबर बहुत महंगा है, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स इज नॉट अवेलेबल ओवर देयर। यहां पे अपने कंट्री में लेबर इतना अबंडेंटली अवेलेबल है, तो एज पर दिस थ्योरी, व्हाट आई एम सेइंग इज एज पर दिस थ्योरी, इट इज नॉट माय ओपिनियन। तो ये थ्योरी क्या कहता है कि एक कंट्री में जब एक फैक्टर एंडोमेंट अबंडेंटली अवेलेबल है तो उसकी कॉस्ट लोअर होगी, तो यूज दैट इंटेंसिव लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करो, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन आपका कम होगा, राइट। अनदर कंट्री से अगर हम यूएसए की बात करें तो वहां पे कैपिटल अबंडेंटली अवेलेबल है, इफ यू नो वहां पे इंटरेस्ट रेट 3-4% के आसपास है, उससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। नॉर्मली 2-3% रेंज होता है, फिलहाल मेरे ख्याल से 3-4% के आसपास रहेगा। अपने यहाँ पे लोन पे 11-12% लगता है, वहां पे 3-4% पे मिलता है।
क्यों? क्योंकि उनकी करेंसी इतनी स्ट्रांग है, तो वहां पे कैपिटल अबंडेंटली अवेलेबल है, राइट? बहुत सस्ते प्राइस में कैपिटल मिलता है उनको, ओके? तो कैपिटल को या टेक्नोलॉजी को, तो सच कंट्री यूएसए जहां पे कैपिटल abundantly available है, they should be manufacturing कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स और कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन यूज करेंगे, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा? कॉस्ट विल बी लोअर, ओके? एंड देन इंटरनेशनल ट्रेड करना है तो कर सकते हो। लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट हम यहां पे मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करेंगे, यूएसए जैसी कंट्री कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन यूज करके वो मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करेंगे, दोनों कंट्री का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। दिस इज द बेसिक प्रोपोजिशन गिवन बाय हेचलिन एंड हेक्सचर एंड ओलिन थ्योरी, ओके? हैव यू अंडरस्टूड दिस? डिटेल में चर्चा करेंगे कल, ओके? टुमारो विल बी कंप्लीटिंग विद दिस यूनिट एंड आल्सो विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू यूनिट, ओके? तो यहां से आगे जस्ट रीडिंग पार्ट है, बस 2 ही थ्योरी है, ओके? एंड दैट टू इज स्ट्रेट अवे रीडिंग ओनली, ओके? तो जितना इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे रीड करेंगे हम, अदरवाइज you will be reading and we'll be completing with this unit, and we are going to start with the new unit tomorrow, which is the unit, let me check, instruments of trade policy. चलिए ये डिस्कस करेंगे कल, okay? We'll conclude for now.